हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री स्कॉलर। स्वागत है आप सभी लोगों का हिस्ट्री स्कॉलर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उन्होंने के जो जो पॉलिसीज अपनाई इंडियन जहाँ पर व्यापार को लेकर के, और यहाँ से जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा इंग्लैंड ले जाने को लेकर के, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी क्लास है, दो चार कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो मुझे पहली बार देख रहा है, उसको मैं बता दूं, मेरा नाम चंद्रकांत है। करंटली आगरा यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है, मैं जेआरएफ अवॉर्डेड हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज की वीडियो में कवर करेंगे ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी चीज़ मुझे पूछनी है वहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है जो कि मस्ट है, इसके बिना सब्सक्राइब किए आपका काम नहीं चलने वाला है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको जो भी हमारा न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम जो भी क्विजेज कराते हैं वो यहाँ पर मिलेगी, जो भी जी फॉर्म टेस्ट कराते हैं वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, और हमारी जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी की पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये मस्ट है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है इससे एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमेशा बोलता हूं मैं पढ़ने से पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इस सेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन यूजीसी नेट में भी इस सेशन से जो है क्वेश्चन जरूर बन करके आते हैं। जो इसमें से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, बाकी आप जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आज का जो टॉपिक है। देखो, अंग्रेजों का जो वास्तविक जो शासन है वो स्टार्ट एक तरीके से अगर हम कहें तो जो रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया वो करते हैं वो 1757 प्लासी युद्ध के बाद में, और फाइनली फिर 1765 के बाद में। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेकिन अंग्रेज आ कब चुके थे, तो 1608 से ही अंग्रेज आ गए थे। मान लीजिए 1610 या 1610 से उन्होंने चलो व्यापार करना शुरू किया होगा, तो 1610 से ही वो आ चुके थे, लेकिन तभी से व्यापार भी चल रहा था। लगभग 150 वर्ष तो यही हो गए उनके। ठीक है, तो तब से वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। स्टार्टिंग से जब अंग्रेज आए थे तो वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। और उस समय इंडिया की जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश द इंडियन इकोनॉमी वाज रूरल इन नेचर। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, विद मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन विलेजेस। ठीक है, 90% से जो ज्यादा जनसंख्या थी उस समय वो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। ठीक है, शहरों में नहीं रहती थी। हियर एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स डोमिनेटेड एंड विलेजेस वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। विलेजेस कैसे हुआ करते थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज हुआ करते थे, आत्मनिर्भर विलेज थे। उनमें कृषि, दस्तकारी, इन सभी जो काम थे बड़े अच्छे लेवल पे हुआ करते थे। सेल्फ सफिशिएंट से मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। एक गांव जो है वो अपने जो जो दैनिक जीवन की या फिर खाने पीने की सारी चीजों की जो जो जरूरतें होती थी उनको पूरी करने के लिए खुद ही सक्षम हुआ करता था। ठीक है, यानी कि हर गांव में लोहार होते थे। ठीक है, कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, यानी जो चीज की जरूरत होती थी, कि कृषक तो होते ही थे, किसान होते थे जो कि खेती करते थे। तो ये आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे, बाहर से किसी भी सामान की जरूरत नहीं थी कि हमें कहीं विदेश से कोई सामान मंगाना पड़े, है ना। आत्मनिर्भर गांव थे, चीजें बढ़िया चल रही थी। ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स एक्सपोर्टेड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, इंडिगो, ओपियम एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो भारत में ये व्यापार करने के लिए जो अंग्रेज आए वो क्या किस किस चीज का व्यापार करते थे, यहाँ से स्टार्टिंग में सूती और रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, नील का, अफीम का, चीनी आदि, इन चीजों का क्या करते थे वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग की स्टेज में सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, चीजें यहाँ से सस्ते में खरीद करके ले जाते हैं।
मान लीजिए ये इंग्लैंड है और ये है इंडिया, ठीक है, ये बंगाल है, ये गुजरात है। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ से खरीद करके और इंग्लैंड ले जा रहे हैं, यहाँ से खरीद करके इंग्लैंड नहीं तो और यूरोप की अदर कंट्रीज में ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ वो मुनाफा कमाते हैं, यहाँ से मद्दे में खरीद करके ले गए सस्ते दामों पर, वहां पर जाकर के महंगे में बेच दिया, बीच का जो प्रॉफिट है वो उन लोगों ने खुद कमा लिया, ठीक है। तो व्यापार चल रहा है सिर्फ, स्टार्टिंग स्टेज उनकी व्यापार थी। उस समय क्या होता था, जब ये खरीदते थे, क्योंकि यहाँ पर इनका डोमिनेंट तो था नहीं, कोई यहाँ पर इनका दबदबा नहीं था स्टार्टिंग स्टेज में, तो इन्होंने क्या किया, मतलब क्या करते थे कि ये यहाँ से गुजरात से या बंगाल से जो भी चीज़ें खरीदते थे तो वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए इन्हें पे करना पड़ता था, ठीक है। अब वो पेमेंट जो है ये इंग्लैंड से लेकर के आते थे। अब इंग्लैंड से लेकर के आ रहे हैं और वो ये कहें कि भाई ये 1 पाउंड है, इतने की कीमत इतनी है, तो यहाँ पर वो चीज़ चलने वाली नहीं थी, ठीक है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, तब विदेशी जो व्यापारी थे उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई तेरे यहाँ तांबा जो है वो चांदी के बराबर हो सकता है, लेकिन हमारे देश में जाकर के वो तांबा जो है वो चांदी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी थी कि जो इंग्लैंड से जितने भी अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, उन सभी ने यहाँ से जो जो चीजें खरीदी, उन चीजों को खरीदने के लिए उन्होंने यहाँ पर पे किया। अब वो पे या तो इन्होंने सोने के रूप में किया या फिर इन्होंने चांदी के रूप में किया, ठीक है। यानी कि या फिर या तो सीधा सीधा सोना चांदी लाते थे या फिर ये अपने कॉइन्स को लाते थे, जो कि यहाँ पर कॉइन के बराबर नहीं माना जाता था, उसका वजन देख करके और उसकी कीमत लगती थी, ठीक है। तो यानी कि सोना चांदी ये वहां लेकर के आते थे वहां से, इंग्लैंड से, और यहाँ से जो है क्या ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, सूती कपड़े वगैरह ले जाते थे, ठीक है। इन चीजों को ले जा करके वहां पर बेचते थे और पैसा कमाते थे, ठीक है। उस समय भारत का जो अर्थतंत्र होता था, जो अर्बन इकोनॉमी थी, वॉज क्वाइट प्रॉस्पेरस एट द टाइम, ठीक है, क्योंकि अच्छी थी, उस समय काफी अच्छा चल रहा था। अंग्रेज आ रहे थे, चीजें खरीद रहे थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो भी इन चीजों को जो है प्रमोट कर रहे थे, कोई किसी भी चीज की रोक नहीं लगा रहे थे। क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि यहाँ से ज्यादा विदेशी व्यापार चल रहा था, चीजें मतलब वहां से सोना आ रहा था, काफी अच्छा व्यापार चल रहा था, किसी ने भी कोई रोक टोक नहीं करी क्योंकि अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर इन ग्रेट डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो भारत में बने हुए हस्तशिल्प जो वो थे, जो चीजें थी उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। बंगाल का ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, ये कॉटन कपास कपड़े के लिए, सूती कपड़े के लिए ये फेमस थे, ठीक है। मुर्शिदाबाद, लाहौर, आगरा ये रेशमी कपड़े के लिए फेमस थे। आगरा, लाहौर, कश्मीर ये ऊनी शॉल और कालीन के लिए फेमस थे। और भी कई सारे सेंटर्स हुआ करते थे जो कि अपनी अपनी विशेषताएं थी उनकी, और वो उन चीजों के लिए फेमस हुआ करते थे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे विश्व में। इन एडिशन, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, मेटल क्राफ्ट, इवोरी गुड्स, वेपन्स एंड सील्ड्स एंड शिप्स वर आल्सो फेमस, ठीक है। इसके अलावा सोने चांदी के गहने यहाँ पर बनते थे, वो काफी फेमस थे यूरोप में और अदर कंट्रीज में। धातु कला, हाथी दांत की वस्तुएं यहाँ से ले जाते थे, ठीक है। हथियार बनते थे, ढाल, जहाज भी यहाँ जो है जहाजरानी उद्योग जो था वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। यानी कि उस समय इंडिया की कंडीशन कुल मिलाकर के समझ लो अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि बाहर से व्यापार हो रहा था, मुनाफा कमाते थे वो लोग और व्यापार करते थे। यहाँ पर जो उत्पादन होता था उसका काफी ज्यादा मात्रा में जो है एक्सपोर्ट हो रहा था उस समय, ठीक है। अब ज्यादातर मात्रा में एक्सपोर्ट होगा तो अच्छा खासी कमाई भी होगी, तो सब सही चल रहा था। इस ये जो चल रहा था ना, इसके बारे में जैसे एक यूरोपीय लेखक हैं एक, जिनका नाम है डेफो, डेफो, इसका पूरा नाम है डैनियल डेफो, ठीक है। डैनियल डेफो अगर पूछा जाए तो वैसे पूछेगा नहीं, डैनियल डेफो है द राइटर डेफो। इन हिज नोवेल रॉबिन्स क्रूसो, इसका नोवेल है रॉबिन्स क्रूसो, कंप्लेंट दैट, एक शिकायत भरे लहजे में उसने एक चीज वहां पर कोट करी है अपने नोवेल में कि इंडियन टेक्सटाइल हैव इन्वेडेड आवर हाउसेज, वार्ड्रोब्स एंड इवन बेडरूम्स। यानी कि इसने शिकायत करी है कि हमारे कुर्सी, चेयर, बेड, अलमारी, सारी चीजों में जो भारतीय कपड़ा है वो घुस चुका है, ठीक है। यानी कि हर घर में आप देख सकते थे उस समय
इंग्लैंड में या फिर अदर कंट्रीज में इंडियन जो कपड़ा था वो घुस चुका था, क्योंकि उसकी ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिकता था वहां पर, इंडिया से जो ले जाते थे और वहां पर बेच देते थे। ठीक है, और उस समय इनका माइंडसेट भी क्या था, व्यापार का था। अंग्रेज जो आए थे उनका माइंडसेट भी व्यापार का था, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि वो माल जो यहाँ से खरीद करके ले गए हैं उसको वहां पर सेल करके ही आए। एक सेलर जो होता है उसका यही तो वो रहता है कि उसके पास जो भी बेकार से बेकार माल है उसको भी वो बेच देगा अच्छा बचा करके। ठीक है, तो इनका माइंडसेट भी वही था, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया का माल जो है वो बिचवा देते थे। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में इंडिया हैड ऑल्सो डेवलप्ड इट्स बैंकिंग सिस्टम। इंडिया में अच्छा बैंकिंग सिस्टम भी था उस समय। ठीक है, लोअर लेवल पर जो है वो मनी चेंजर्स और मनी लेंडर्स हुआ करते थे, यानी कि शर्राफ। आपने अभी भी देखे होंगे सर्राफ, यानी कि जो बनिया जो टाइप के लोग होते हैं जिनकी ज्वेलरी वगैरह की शॉप होती है लोकल एरियाज में, आपने देखे होंगे। तो उनके पास आप जाकर के चीजें गहने रखते हैं या फिर कोई भी चीज गहने रखते हैं, वो पैसा दे देते हैं। ठीक है, और महाजन टाइप के लोग होते थे पहले। महाजन टाइप के लोग जैसे कि कुछ पैसे वाले लोग जो कि ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो लोग हुआ करते थे। ठीक है, ये निचले लेवल पर थे। इनसे ऊपरी लेवल पर जाएंगे तो एक सिटी लेवल पर जगत सेठ, नगर सेठ और चेट्टी वगैरह हुआ करते थे, जो कि किसानों को या जरूरतमंदों को उनको पैसा देते थे कि वो अपना व्यापार वगैरह कर सके। ठीक है, तो ये चीजें भी चल रही थी। इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, विच इज वाई इंडिया इज कॉल्ड द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, यहाँ का जो व्यापार संतुलन था वो काफी ज्यादा अनुकूल था, इसलिए जो इंडिया था, भारत को क्या कहते थे, सोने चांदी का भंडार उस समय कहा जाने लगा था, क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा मात्रा में सोना ये यहाँ पर पे करते थे ला करके, और यहाँ पे करने के बाद में यहाँ से चीजें ले करके जाते थे। ठीक है, अच्छा व्यापार चल रहा था। इस बारे में एक तो डेफो ने लिखा, सॉरी डेफो के अलावा दूसरा जो लिखा वो लिखा है बर्नियर ने। बर्नियर ने भी 1700 में लिखा है। बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडिया एज देयर आर 100 गेट्स through which the wealth enters Bengal, but no one through which it goes out. उसने कहा है कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं, हर तरफ से बंगाल में जो है पैसा आ रहा है, लेकिन बंगाल से बाहर जो है वो धन का जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। वो पैसा जो है वो बंगाल में ही बसता जा रहा है। ठीक है, ये डिस्क्राइब किया था बर्नियर ने। अब ये जो सिचुएशन थी पैसा आने की, यहाँ पर बसने की, ये सिचुएशन कब चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल पर उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद में अवध जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाता है एक तरीके से, और इलाहाबाद की संधि होती है उसके द्वारा भी उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को। ठीक है, तो इन दोनों संधियों के बाद में क्या होता है, अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो बदल जाती है। अंग्रेजों की स्थिति बदल जाती है। इंग्लैंड से पहले जो सोना लेकर के यहाँ आते थे वो सोना यहाँ पर लाना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये तो रहा बंगाल। वो सोना यहाँ पर लाना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि बंगाल की जो राजस्व वसूली थी वो उनके हाथ में आ गई थी। बंगाल से राजस्व वसूली वो करते थे, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उनको मिल गया था। तो बंगाल का जो रेवेन्यू होता था, अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया कि बंगाल के रेवेन्यू को खुद लेते थे और उसी रेवेन्यू से चीजें खरीदते थे, यानी कि यहीं के पैसे से यहीं की चीजें खरीद करके और फिर उन चीजों को ले जा करके और बेचना शुरू कर दिया इंग्लैंड में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, ये चीज स्टार्ट हो गई थी जब भी उन्होंने बंगाल प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ये चीज स्टार्ट हो गई। अब इन दोनों पे कब्जा हो गया, बंगाल पर हो गया और कुछ समीपवर्ती और प्रदेशों पर भी हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द इंडियन इकोनॉमी शिफ्टेड फ्रॉम अ सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी टू अ कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो थी उससे वो फिर परिवर्तित होकर के क्या हो गया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई, क्योंकि बंगाल जो है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, एक अंग्रेजों की कॉलोनी बन गया। ठीक है, उनका उपनिवेश बन गया था बंगाल। तो फिर वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वहीं की चीजों को खरीदते थे उसी रेवेन्यू से, और उसको वो भेज देते थे, खरीद करके चीजें भेज देते थे इंग्लैंड और फिर अदर कंट्रीज में, वहां बेच करके उससे पैसा कमाने लगे। ठीक है, अब इंग्लैंड से जो पैसा है वो लेकर के यहाँ नहीं आते थे। ठीक है, अब क्या होने लगा, भारत को घाटा होने लगेगा, क्योंकि बाहर से तो पैसा आ नहीं रहा, अपना ही पैसा है, अपनी ही चीजें हैं, और उन्हीं से वो चीज खरीद करके और पैसा कमाने लगे। इंग्लैंड से पैसा आना बंद हो गया। एक तो ये चीज का नुकसान यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, दूसरा, India became a vast land for producing raw material
फॉर ब्रिटेन एंड अ मार्केट फॉर कंज्यूमिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, अभी आप अगर देखें तो 17वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, यानी कि 1750 के बाद का समय, और 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक जो समय है, ठीक है, वो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम माना जाता है। ठीक है, अब उसी समय 1757 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, उसी समय इन्होंने यहाँ पर अपने उपनिवेश जो है वो स्थापित कर लिए थे। तो ब्रिटेन के लिए क्या हो गया, भारत एक कच्चे माल उत्पादन करने वाला विशाल भूखंड मिल गया, कच्चा माल उत्पादन करने वाला एक विशाल भूखंड मिल गया भारत। ठीक है, तथा ब्रिटेन द्वारा बनाया जाने वाला, क्योंकि उस समय वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, शुरुआत हो चुकी थी उसकी, तो उसके माल को बनाने जो बनता था वहां पर, उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी मिल गया था यहाँ पर। ठीक है, ये अंग्रेजों को फायदा हो गया। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंसेस रेफर टू द स्पेशल कंसेशंस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स गिवन इन इंडिया। इंपीरियल प्रेफरेंसेस जो शब्द है, इसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली या ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता है, इंपीरियल प्रेफरेंसेस। अब ये सिचुएशन जो चेंज हुई, जैसे जितना पूरा जो 1757 से लेकर के और 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, उसको रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में 3 भागों में डिवाइडेड किया है, 3 चरणों में बताया है, 3 स्टेजेस इसकी बताई हैं। रजनी पामदत्त इन द बुक इंडिया टुडे डिस्क्राइब्ड 3 स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। 3 स्टेजेस बताई हैं, जिनमें पहली बताई है वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, ऐसी ही 3 स्टेज जो है वो कार्ल मार्क्स ने भी डिस्क्राइब करी हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी 3 स्टेजेस बताई हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद पहली स्टेज बताई है, जिसको कार्ल मार्क्स वाला जो है उसमें मर्केंटिलिज्म बोलते हैं, मर्केंटिलिस्ट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये पहली स्टेज थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वर, पहला इनका उद्देश्य क्या थे पहली स्टेज में, जो 1757 से 1813 तक चलती है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या थे, ब्रिटिश कंपनी ने सभी प्रतिद्वंदी, द ब्रिटिश कंपनी एलिमिनेटेड ऑल कंपिटिटर्स एंड स्टेबलाइज्ड अ मोनोपोली ओवर ट्रेड। ठीक है, आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड में जो जितने भी जो वॉर्स थे, जैसे कर्नाटका वॉर्स हुए, ठीक है, और डचों को, फ्रांसीसियों को, फाइनली मतलब इस टाइम पीरियड में इस एरा में अंग्रेजों ने बाहर खदेड़ दिया था। पूरे तरीके से फोकस इनका व्यापार पर हो गया था और पूरा व्यापार जो है वो अपने एकाधिकार में कर लिया था इस टाइम पीरियड पर, पहली जो स्टेज है इसमें। ठीक है, पहला तो ये रहा उनका उद्देश्य कि सभी जितने भी अपने ट्रेड कॉम्पिटिटर्स थे, प्रतिद्वंदी थे व्यापार करने वाले, उन सभी को यहाँ से भगा दिया ताकि यहाँ का व्यापार है उस पर पूरा एकाधिकार अंग्रेजों का हो सके। टू बाय गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस एंड सेल देम एट द हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, स्टार्टिंग की स्टेज है, यहाँ से अच्छे दामों पर खरीदेंगे, मतलब सस्ते दामों पर खरीदेंगे। इससे पहले भी यही चीज चलती आई थी। पहले क्या था कि यहाँ ज्यादा दबदबा नहीं था भारत में, तो यहाँ से चीजें जो यहाँ के व्यापारी बेचते थे उस रेट पर खरीदनी पड़ती थी। अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर बंगाल में उनका दबदबा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम मूल्य पर चीजें खरीदने वाले हैं और जा करके ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर चीजें बेचने वाले हैं। ठीक है, ये चीज टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री टू अचीव दीज एम्स। ठीक है, दीज एम्स मतलब ये सारी चीजें अचीव करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ से प्रतिद्वंदियों को भगाना है तो यहाँ के राजाओं का सपोर्ट लेना जरूरी है, और चीजों को कम मूल्य पर खरीदना है तो वहां पर थोड़ा सा उनके खुद के जो राजा हैं उनका अपने साथ में अच्छा इंटीग्रेशन होगा, तो जो है जितने भी व्यापारी वर्ग है वो मध्य में चीजें दे भी देगा। तो एक ये भी उनका फोकस रहा कि राजनीतिक नियंत्रण जो है वो यहाँ पर किया जा सके, जैसे बंगाल पर कर ही लिया था उन्होंने। ठीक है, अदर जो है स्टेट्स थे उन पर भी वो अपना शासन कायम करने के लिए प्रयासरत रहने लगे कंपनी वाले। द फर्स्ट स्टेज वाज टर्म्ड बाय पर्सिवल स्पीयर एज द ओपन एंड शेमलेस प्लंडर। ठीक है, पर्सिवल स्पीयर ने इसको क्या कहा है, ओपन एंड शेमलेस प्लंडर।
खुली और बेशर्म लूट इस चीज को कहा है पर्सिबल स्पेयर ने, ठीक है, पहले स्टेज को। यहाँ से सस्ते में माल खरीद करके ले जा रहे हैं, वहां पर महंगे में बेच रहे हैं। और यहाँ का माल कैसे खरीद रहे हैं? यहीं के पैसे से, यहीं का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, यहीं के पैसे से यहीं का माल खरीद करके और इंग्लैंड में बेच रहे थे, ठीक है। दूसरी है औद्योगिक पूंजीवाद की स्टेज, जो कि 1813 से लेकर के और 1858 तक चलती है। इसी में नहीं कर पाया बस। तो ये औद्योगिक पूंजीवाद की स्टेज क्यों है? क्योंकि इस समय तक जो औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, मान लीजिए 18वीं के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वो 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है उस समय पर औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, ये समझ लीजिए। और इंग्लैंड में नए नए उद्योगपति वर्ग का उदय हो गया था। इंग्लैंड में काफी बड़ी मात्रा में जो है वो गुड्स प्रोड्यूस होने लगा था। अब उस गुड्स के लिए मार्केट ढूंढना बड़ा जरूरी था। 1813 का चार्टर एक्ट भी आया था, ठीक है। उस 1813 के चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया था? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। केवल चाय चीनी पर रह गया था, चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार, ठीक है, वो रह गया था। बाकी पूरा व्यापार का जो एकाधिकार था कंपनी का, चाहे वो सूती कपड़ा हो, चाहे वो यहाँ से कुछ भी हो, अफीम हो, सोरा हो, मसाले हो, सब चीज पर से एकाधिकार हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया? क्योंकि देखो इस चीज का एक रीजन ये था कि ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में उद्योगपति वर्ग जो है वो सामने आता है, देखने को मिलता है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जो कारखाने थे उनकी संख्या बढ़ गई थी, उद्योगपतियों की संख्या बढ़ गई थी, तो उन्होंने वहां पर इंग्लैंड में सरकार पर दबाव बनाया। इंग्लैंड में सरकार पर दबाव बनाया कि आप जो है हमें भी अपने उपनिवेशों में व्यापार करने की अनुमति दें, ताकि जो माल यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बेच सकें, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया में एक इसी रीजन से ये 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ पर लाया था, जहां पर कंपनी के व्यापार अधिकार को खत्म कर दिया और हर एक नागरिक, ब्रिटेन के हर नागरिक को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई थी। तो अब क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में ब्रिटेन से जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो इंडिया में आने लगे और व्यापार करने लगे, ठीक है। तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड क्रिएटेड अ न्यू इंडस्ट्रियल क्लास whose needs were different from the mercantile classes, ठीक है। इनकी जो नीड्स थी वो उनसे डिफरेंट थी, व्यापारियों से। तो देखो इससे पहले जो कंपनी थी, कंपनी क्या करती थी? व्यापार करती थी, ठीक है। कंपनी क्या करती थी? व्यापार करती थी, यहाँ से इंडिया से चीजें खरीद करके और उनको इंग्लैंड में बेचती थी, ठीक है। कंपनी का सिर्फ व्यापार का काम था। उद्योगपति वर्ग जो इंग्लैंड में पनपा था, उसका क्या काम था? उसका काम सिर्फ व्यापार करना नहीं था। उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि इंडिया से कच्चा माल जो है बड़ी संख्या में यहाँ से इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया जा सके, और इंग्लैंड में बना हुआ, मशीनों से जो बना हुआ जो माल होता था उसको ला करके और इंडिया में बड़ी मात्रा में बेचा जा सके। यानी इंडिया को एक तरीके से मार्केट में तब्दील करने का जो काम है वो स्टार्ट किया गया इस टाइम पीरियड पर, ठीक है, 1813 से 58 के बीच में। इन दिस फेज इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस दौरान वर डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया गया था इनको। यानी कि एक जैसे इंग्लैंड से जो चीजें आ रही हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर बेची जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लैंड में, देखो 1820 में, 1820 का जो टाइम पीरियड है उसमें इंग्लैंड में जो भारतीय माल था उसके बेचने पर प्रतिबंधी लगा दिया था, ठीक है। और अदर जो कंट्रीज थी जो कि इनको बेचती थी, जैसे कि इसके लिए भारतीय माल पर विभेदकारी कर लगाए गए इंग्लैंड में। फॉर दिस डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स। इंग्लैंड में जो भी माल यहाँ से जाता था उस पर काफी ज्यादा कर लगाए जाते थे, और इंग्लैंड से जो माल इंडिया में आता था उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। ये समझ लो, लगाया भी जा रहा है तो बहुत ही मात्रा, नाम मात्र का कर। तो वहां से जो माल आ रहा है वो तो एकदम सस्ता बिकेगा यहाँ पर, क्योंकि कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही उन्हें। और यहाँ का जो माल है जो जो इंडिया से बाहर जाएगा उस पर काफी ज्यादा टैक्स है। एक तो यहाँ से सीधा बाहर भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए निर्यात टैक्स देना पड़ेगा। इंग्लैंड में वो चीज आयात होगी तो आयात टैक्स देना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा टैक्सेशन जो है बढ़ गया था। तो चीजें जो है इंडिया की जो बनती थी
वो महंगी हो गई। पहली बात तो वो हाथ से बनाता है बेचारा, वो पूरी मेहनत अपनी लेगा, है ना, पूरे दिन काम करता है उसमें, हाथ से चीज़ों को लगाता है, तो वो मेहनत अपनी लेगा। इधर तो मशीन लग रही थी, एक मशीन दिन में जो है 50 प्रोडक्ट बना देती है, और यहाँ पर एक आदमी वो बेचारा पूरे दिन में 4 बना पा रहा है या 2 बना पा रहा है, तो वो उस हिसाब से उसकी कीमत तय करता था। तो भारतीय माल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। अंग्रेज़ों का जो माल होता था वो मशीन बनाती थी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी सस्ते में बेचने में, ठीक है, तो वो सस्ते में बेचते थे। अब एक तो देखो, एक तो यही हो गया। दूसरा, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था एक बार, जब एजुकेशन पढ़ा रहा था, तो जो कंपनी थी वो यहाँ पर ब्रिटिश माइंडसेट वाले जो एक वर्ग है वो तैयार कर रही थी, ठीक है, जो कि यही जो माल जो इंग्लैंड से आएगा वो उसको चीज उस उन मालों को यहाँ पर खरीद सके और मार्केट तैयार हो सके, ठीक है, तो वो भी हो चुका था। मार्केट बन गई थी, इंडियन माल जो है उसको खरीदना लोगों ने बहुत कम पसंद कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, हस्तशिल्प जो उद्योग हुआ करते थे उनका विनाश हो गया इंडिया में, ठीक है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वर फर्स्ट आउट फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स। पहले वो विदेशी बाजारों से बाहर कर दिया गया जो भारतीय हस्तशिल्प था, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड का माल मध्य में बिकने लगा, भारतीय माल जो है वो महंगा बिकता था। क्योंकि इसका रीजन क्या था कि इंग्लैंड वाला माल जो है उस पर कम ड्यूटीज लगती थी, कोई ज्यादा कर नहीं लगते थे। इंडिया वाले माल पर काफी कर लगते थे विदेश में बेचने पर। मान लीजिए इंग्लैंड में है, अब इंग्लैंड में इंग्लैंड का जो माल है वो बहुत मध्य में मिलेगा, इंडिया का जो माल है उस पर साला एक तो यहीं पर ड्यूटी देगा, वो यहाँ से फिर इंग्लैंड में माल जाएगा, वहां पर वो उसको घुसने नहीं देंगे, वहां पर उन्हें कर देना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। तो इस वजह से विदेशी जो लोग थे, विदेशी फॉरेनर्स जो थे, उन्होंने भारतीय माल को लेना ही बंद कर दिया, भाई इतना महंगा क्यों लेंगे, हमें मध्य में मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से बंद हो गया। दूसरा, फिर इंडिया से भी उस चीज को बंद कर दिया गया, इंडिया में भी जब विदेशी माल सस्ता मिलने लगा, तो इंडियंस की ये खासियत रही है कि जहाँ सस्ता चीज मिलती है उसी चीज को प्रेफर करते हैं। तो विदेशी माल जो है वो सस्ता लगने लगा, बढ़िया टी शर्ट पैंट ये चीज पहनने लगे। अब धोती कुर्ता थोड़ी ना पहनेंगे, अब पढ़े लिखे भी, पढ़ाई लिखाई भी करने लगे थे, तो इंग्लिश वर्ग जो है वो तैयार होने लगा था, तो इस वजह से भारतीय बाजारों से भी जो हस्तशिल्प जो उद्योग था वो खत्म होने लगा, ठीक है। फॉर दिस डिस्क्रिमिनरी ये हो ही गया, वहाँ विदेश में जो है बाकायदा जो है काफी सारे कर लगाए जाते थे। जैसे अगर मैं बताऊं, हाँ, 1820 में जो मैंने बताया कि ब्रिटिश बाजारों के दरवाजे जो है वो भारतीय मालों के लिए बिल्कुल बंद हो गए थे, ठीक है, भारतीय माल के लिए बिल्कुल बंद हो गए। और इससे पहले अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ से जो माल जाता था उस पर जो है, जो विदेश जाता था उस पर लगभग लगभग 15% के लगभग जो है वो आयात कर लिया जाता था वहां पर, इंग्लैंड में। वहां से जो आएगा उसकी 15% जो कॉस्ट है वो वैसे ही बढ़ जाएगी, लेकिन इंग्लैंड का माल जो इंडिया में आता था उस पर कोई कॉस्ट नहीं थी, ठीक है, उस पर कोई कॉस्ट नहीं थी, वो बढ़िया बाकायदा चल रहा था। तो ये मैंने यहाँ भी दिया है, आफ्टर 1820 ब्रिटिश मार्केट्स वर क्लोज्ड फॉर इंडियन गुड्स। द पीरियड ऑफ 1800 एंड 1850, 1800 से लेकर 1850 तक इन इंडिया इज नॉन एज द पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पीरियड ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनौद्योगिकरण का काल जो है ये कहा जाता है। अनौद्योगिकरण का काल सीधा सीधा उसी चीज से है कि ब्रिटिश माल को इंडिया में सस्ते में बेचना, इंडिया के जो जितने भी जुलाहे थे, जो बुनकर थे, उनको खत्म कर देना। कैसे खत्म कर देना कि एक तो राजा महाराजाओं से इनका बाकायदा पैचअप हो चुका था, ठीक है, बंगाल में पैचअप हो चुका था सही से, मतलब बन गई थी, तो उन्होंने जुलाहों पर दबाव डाला, और जितने भी इंडियन जो है कारखाने थे उस समय, उन पर दबाव डाला कि वो बुनकरों को अच्छी सैलरी या अच्छे दाम नहीं देंगे ताकि वो सस्ते में कंपनी के लिए काम कर सके, ठीक है, एक तो ये हो गया। कुछ बुजुलाहे जो कंपनी के लिए काम करते थे उन्हें भी सस्ते दाम दिए जाते थे, महंगा मतलब अच्छा पैसा नहीं दिया जाता था उनको, तो वो कंपनी के लिए काम करें। उन्होंने फिर क्या किया, जो भी जुलाहे और बुनकर वर्ग थे, कि इस चीज से अतिया करके यार कुछ बचता है नहीं है, पूरे दिन काम 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 में लगे रहते हैं, कुछ बचता है नहीं है,
तो यहाँ से छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया इंडिया में काम करना। मतलब जुलाई वगैरह का जो काम होता था, जो बुनकरों का काम होता था, वो सब काम उन्होंने छोड़ दिए। वो भी कहाँ चले गए, सीधे खेती की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, खेती की तरफ चले गए। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यही है कि जो है यहाँ के जो भी चीज़ें बनती थी वो महंगी थी और वो बिक नहीं पा रही थी, और उनको रिप्लेस कर दिया था ब्रिटेन के गुड्स में। ठीक है, सच पॉवर्टी एज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1834-35 में ये स्टेटमेंट दिया है, सच पॉवर्टी as this has seldom been witnessed in the history of commerce, and the bones of the weavers are bleaching in the plains of India. इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही होगी, ये स्टेटमेंट है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बुनकरों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत ये हो गई थी, क्योंकि एक तो इनकी चीजें बिक नहीं रही हैं, विदेश में बिक नहीं रही है, इंडिया में बिक नहीं रही है, कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि महंगी है। और महंगी महंगी चीजें राजा महाराजा खरीदते थे, लेकिन राजा महाराजा अब रहे ही नहीं, है ना, उनके दरबार नहीं रहे। कुछ हैं भी तो उनको अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी सिखा दी है, तो वो अंग्रेजी फैशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो राजा महाराजा भी उनकी जो बनी हुई सिल्क की चीजें या फिर वैसी चीजें जो होती थी जिन्हें राजा महाराजा खरीदते थे, वो भी नहीं खरीद रहे अब। ठीक है, तो जो खरीदने वाला वर्ग था वो खत्म हो गया, तो यानी कि काम ही खत्म हो गया। जब सेल ही नहीं होगी तो बनेगा क्या, है ना। तो वो काम ही खत्म हो गया था, तो एक तरीके से बुनकरों का काम बिल्कुल खत्म हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स रिमार्क्ड दैट द ब्रिटिश इंड्रोरर broke the Indian spinning wheel, first expelled India textile from European market, and then flooded India with British cloths. अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखा तोड़ दिया, अंग्रेज घुसपैठियों ने। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर कर दिया, क्योंकि एक तो उस पर पूरा पूरा बैन लगा दिया। इससे पहले कुछ जाता भी था तो उस पर 15% जो है वो आयात लिया जाता था। फिर भारत में सूती माल की बाढ़ आ गई। सूती माल की बाढ़ कैसे आ गई, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। वहां पर कई सारे उद्योगपति वर्ग जो है उभर कर सामने आए थे, और उन्होंने ज्यादातर मात्रा में प्रोड्यूस किया माल, तो उसको बेचेंगे कहाँ पर, तो उनको बेचेंगे अपने कॉलोनीज में, अपने उपनिवेशों में। तो उसके लिए इंडिया में सूती माल की बाढ़ आ गई, क्योंकि यहाँ से कच्चा कॉटन जो है वो खरीद करके ले जाते थे, रुई जो है खरीद करके ले जाते थे, वहां पर बढ़िया माल बना करके उसको बेच देते थे, यहीं पर ला करके बेच देते थे। ठीक है, खरीदते कैसे थे, यहीं के रेवेन्यू से यहाँ की चीजें खरीद लेते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है, इसको याद कर लेना। कार्ल मार्क्स फर्दर शेड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इज इनफेमस एंड रिपल्सिव। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीति को भारत में घिनौनी शब्द जो है वो कहा है, वो किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, ब्रिटिश आर्थिक नीति को लेकर के। ठीक है, हाउएवर Morris de Morris argued that there were no deindustrialization in colonial India। ठीक है, इन्होंने इस चीज को डिफेंड किया है, मॉरिस डी मॉरिस ने, कि अनौद्योगिकरण जो है वो भारत में अंग्रेजी शासन ब्रिटिश उपनिवेश काल में अनौद्योगिकरण नहीं हुआ है। उसको प्रूव करने के लिए कोई भी क्या कहते हैं, पुख्ता सबूत जो है वो नहीं है कि आप इस चीज को प्रूव कर सकें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही अनौद्योगिकरण हुआ है। इन्होंने इस चीज को कहा कि ये तो नियति है, ये तो नियति है, विकास होना ही था। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्रांति आई थी तो उसको ऑटोमेटिकली वो तो विकास होना था। इन लोगों ने अपडेट नहीं कर पाया अपने आप को। ठीक है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उससे ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से इनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अगर ये परिचित होते तो ये भी जो है उन चीजों को बनाते और खुद जो है सस्ते में माल बेच पाते। इसने ये चीज को डिफेंड किया है कि अनौद्योगिकरण जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश काल की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस ने, ये याद रखना है, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था पीवाईक्यू में। ठीक है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल, अब देखो औद्योगिकरण जो इंग्लैंड में हो चुका था, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ कभी नहीं आएगा। जैसे कि आज के समय एआई है। ठीक है, एआई स्टार्टिंग में बहुत कम लोगों पर था, जब अपने स्टार्टिंग फेज में था। आज के समय एआई जो है वो हर घर में है, हर बंदे के हाथ में एआई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कभी नहीं हो सकती है।
ऐसे ही जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुई, ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने फायदा उठाया, यहाँ के जो हाथ से बनाने वाले जो कारीगर थे उन सभी को इन्होंने हटा दिया मार्केट से पूरा। लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया में भी टेक्नोलॉजी जो है वो आने लगी, क्योंकि इंडियंस धीरे धीरे करके तो ले ही आएंगे ना चीज़ों को। तो भारत में फिर क्या हुआ, पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो बनी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये पहली सूती कपड़ा मिल थी जो सक्सेसफुली भारत में स्टेबलाइज की गई, जिसकी स्थापना किसने करी थी, कावस जी नाना भाई डाबर ने करी थी 1853 में मुंबई में तारदेव क्षेत्र जो है वहां पर इस कंपनी की स्थापना की गई। अच्छा, इससे भी पहले जो है एक मिल की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, वो था 1818 में, 1818 में कलकत्ता में, कलकत्ता में फोर्ट ग्लोस्टर में सूती कपड़ा मिल जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा था। ठीक है, ये पहली थी, लेकिन पहली सफल मिल जो है वो यही 1853 में स्थापित करी गई, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, जो कि कावस जी नाना भाई डाबर ने स्थापित करी थी। ठीक है, ये याद रखनी है। पहली जूट मिल की स्थापना जो है वो 1855 में हुई, कलकत्ता के पास में रिसरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना करी गई थी, रिसरा। ठीक है, द फर्स्ट जूट मिल was set up in 1855 at Risra near Calcutta by George Auckland and वासुदेव सेन। ठीक है, ये जॉर्ज ऑकलैंड ने करी है, और इंडियन एक था इसके साथ में, उन्होंने मिलकर के यहाँ पर ये जूट मिल की स्थापना 1855 में रिसरा में करी। ठीक है, इसके अलावा अदर भी और भी मिल्स जो है वो उस समय हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। सीमेंट वाली देखने को मिलती है, ठीक है, वो बाद में आई। ठीक है, 1904 में सीमेंट मिल चेन्नई में। ठीक है, एक अच्छा, कागज वाली की बात करें तो एक असफल जो है कागज की मिल थी, जो कि श्री रामपुर मिशनरी जो थे उन्होंने स्थापित करी थी 1812 में, फर्स्ट पेपर मिल। असफल रही थी, लेकिन ये श्री रामपुर मिशनरी ने श्री रामपुर में स्थापित करी थी। इसकी पहली सफल मिल जो है वो 1867 में हमें देखने को मिलती है, 1867 में बालीगंज में। कहाँ पर, बालीगंज में पेपर मिल है जी। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल पेपर मिल 1867 में बालीगंज में हमें देखने को मिली। ठीक है, वैसे ही कई कई सारे कारखाने जो है फिर इंडिया में भी खुलने लगे। ठीक है, धीरे धीरे इंडिया भी औद्योग के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे कि 1840 में चीनी मिल की स्थापना हुई। ठीक है, चीनी मिल बिहार के बेतिया में, बेतिया बिहार, कहाँ पर हुई थी, बेतिया बिहार। चीनी मिल की स्थापना हो गई। ठीक है भाई, अब जैसे 1833 में चाय वाला भी खत्म कर दिया था ना, तो उसके बाद में यहाँ पर एक चाय मिल जो है वो उसकी भी स्थापना हुई थी, चाय की असम करके कुछ था उसका नाम। हाँ, असम चाय कंपनी जो थी, असम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी, 1839। असम टी कंपनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पहले 1833 वाला एक्ट था ना, उसमें चाय से भी एकाधिकार कंपनी का हटा दिया था, इस वजह से ये कंपनी जो है यहाँ पर इंडिया में स्टेबलाइज की गई, जो कि चाय का व्यापार करने लगी। चाय हालांकि बनाना 35 में ही स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पर बागान बना लिया था चाय का, कंपनी स्थापित करके 1839 में। तो कुल मिलाकर के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, भारतीय व्यापार जो हस्त निर्मित जो वस्तुएं थी उनको हटा दिया गया, इंग्लैंड से माल यहाँ पर बेचा जाने लगा। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाने लगा। ठीक है, तो इस ये प्रोसेस जो है ये चली सेकंड फेज में, जो कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था। ठीक है, और
फिर क्या होता है, धीरे धीरे इंडिया में भी जो कारखाने हैं वो स्थापित होने लगते हैं। जब इंडिया में भी अच्छे स्तर के कारखाने स्थापित होने लगते हैं, तो दूसरी स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है, वित्तीय पूंजीवाद की स्टेज। वित्तीय पूंजीवाद की स्टेज जो है, ये फेज जो है 1858 से लेकर के और 1800 या 60 मान लो, 1858 या 60 से लेकर के 1947 तक चलता है। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म वाला फेज है। अभी यहाँ पर क्या होने लगा कि अब अंग्रेजों ने काफी सारा पैसा जो है वो भारत से कमा लिया। वो बहुत सारा पैसा इंडिया से कमा चुके थे, जितना कमाना था इंग्लैंड को भर लिया था यहाँ से ले जा करके। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो पैसा, अगर जैसे किसी आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसको बहुत ज्यादा सनक उठती है उस पैसे को निकालने की ज्यादा से ज्यादा। जैसे किसी जो पैसा आ गया तो वो ब्याज पर उठाएगा, ठीक है, या फिर इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही चीजें अब यहाँ पर स्टार्ट हो गई। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड हैविली इन इंडिया। बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है वो पूंजी निवेश भारत में किया। यह निवेश किस किस क्षेत्र में किया था उन्होंने, इंग्लैंड के जो भी बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो निवेश है वो किया रेलवे में और सरकार को कर्जा देने में। सबसे ज्यादा निवेश इन दो चीजों में किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर बागान उद्योग में जो है पैसा इन्वेस्ट किया, सड़क में, सिंचाई में, हालांकि इन चीजों में बहुत कम था, कोयला खदानों में, बैंकिंग में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो निवेश किया गया था वो था रेलवे, सरकार को कर्जा देना और बैंकिंग। इन चीजों में सबसे ज्यादा निवेश जो है वो ब्रिटेन के बड़े बड़े पैसे वालों ने यहाँ पर किया। और किस वजह से किया कि यहाँ से उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है उनके पैसे पर मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो इन्वेस्टेड हैविली इन रेलवे कंस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा रेलवे कंस्ट्रक्शन में किया गया। रेलवे में जो पैसा लगाया था अंग्रेज उद्योगपतियों ने, उनका जो उनको सरकार ने, यहाँ की जो कंपनी सरकार थी या ब्रिटेन सरकार थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि द कैपिटल इन्वेस्टेड इन रेलवेज वाज ग्रांट गारंटीड 5% रिटर्न बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनको 5% रिटर्न की जो है आशा दी गई थी, आश्वासन दिया गया था। ठीक है, तो उन्हें ये अच्छा लगा, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय मान लीजिए सार्वजनिक ऋण जो है उन पर इंटरेस्ट जो मान्य होगा वो 2-3% रहा होगा, यहाँ से उन्हें 5% मिल रहा था, तो उन्होंने रेलवे में इन्वेस्ट भी किया। ठीक है, अभी रेलवे सिर्फ किस लिए बनाई गई है, किस लिए बनाई गई, क्योंकि यहाँ से जो भी दूर दराज के जो इलाके थे वहां पर माल जो इंग्लैंड से आ रहा था उसको बेचा जा सके। ठीक है, और यहाँ के माल को बंदरगाहों तक, कच्चा माल जो यहाँ से ले जाते थे ना, रुई या जो भी चीज, सोरा, अफीम वगैरह, उसको दूर दराज इलाकों से ले जा करके, और मान लीजिए एक मैप बना दूं, तो जैसे मान लो गुजरात का है कोई या बंगाल का है, सॉरी, बंगाल का कोई क्षेत्र है जहाँ पर कोई चीज बन रही है, तो उसको सीधा पोर्ट तक ले जाना। ठीक है, कोई अंदरूनी है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई एरिया है या आगरा क्षेत्र से कोई चीज ले जानी है, तो उसको यहाँ से ले जा करके और गुजरात वाले पोर्ट तक, यहाँ तक छोड़ दे, उसके लिए बहुत जल्दी ये चीज प्रोसेस हो सके, तो उसके लिए रेल बनाई गई। ठीक है, अंदरूनी क्षेत्रों से जो कच्चा माल था उसको बंदरगाहों तक पहुंचाने में मदद मिलती थी, और बंदरगाहों पर जो बना हुआ माल आता था इंग्लैंड से, उसको क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी रेलवे से। ठीक है, उसके लिए रेलवे स्टार्ट करी गई थी। बाकी सेना कहीं जगह पर स्टार्ट कर दी जाए अगर, ठीक है, जहाँ कहीं विद्रोह हो गया है या कुछ भी चीज़ हो गई है, तो उसको वहां पर सेना बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके, उसके लिए रेलवे स्टार्ट किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये थ्योरी है, इसी टाइम पीरियड की है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है ये हमें मिलती है स्टार्टिंग से ही, यानी कि जो पहली स्टेज थी तभी से हमें देखने में को मिलती है ये। ठीक है, इसमें क्या था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया रिसीव्ड नो इक्विवेलेंट रिटर्न। ठीक है, ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब इसका तात्पर्य है भारत से इंग्लैंड जाने वाले उस धन से, उस पैसे से, जिसके बदले में भारत को कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, नहीं मिलता था। ठीक है, जॉन सुलेवन ने कहा है कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से सारी अच्छी चीजें खींच लेती है, और टेम्स नदी के किनारे जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे पर निचोड़ देती है।
ये जॉन सुलिवन का एक स्टेटमेंट था। यहाँ से अच्छी चीजों को खींच करके और इंग्लैंड में निचोड़ दिया जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ही अपने एक लेख में दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ही अपने एक लेख में दिया था, इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया। इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया, इस लेख में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो सिद्धांत है उसको दिया। ठीक है, ये उन्होंने कब प्रकाशित किया था? 1866 में, 66-67। ठीक है, इसमें ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। ठीक है, उसी समय इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने बड़े स्तर पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का जिक्र किया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ही प्रेजेंटेड दिस पेपर ऑन 2 मई 1867। 1867 में ये जो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया पेपर जो है वो अ, प्रस्तुत किया गया था एट अ मीटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में बैठक थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने करी है। ठीक है, 1866 में, इसको याद रखना है। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी। इसी की बैठक 1867 में होती है। उसी बैठक में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एक लेख उन्होंने प्रस्तुत किया, और उस लेख में उन्होंने भारत से पैसे के निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है उन्होंने दी। उनकी बुक्स हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जिक्र किया है अच्छे स्तर पर। बाकी और बुक्स हैं जैसे कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। ये बुक्स भी दादा भाई नौरोजी की हैं। ठीक है, याद रखना। दादा भाई नौरोजी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए। The drain of wealth is the root of all evils and the main causes of Indian poverty। ठीक है, इसको याद रखना है कि भारतीय गरीबी, भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताया। किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने बताया। ठीक है, याद रखना है। नौरोजी was the first to denounce the drain of wealth theory in the House of Commons of the British Parliament। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की जो है वो भर्त्सना करी थी। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद में ये चीज ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो है भर्त्सना या फिर इसकी आलोचना करी गई, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई थी। और दादा भाई नौरोजी 1892 में चुने गए थे। ठीक है, 1892 में चुने गए थे। किसके लिए? ब्रिटिश संसद के सदस्य के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुने गए थे। ठीक है, और किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो वो फिन्सबरी से चुने गए थे, फिन्सबरी। फिन्सबरी सेंट्रल। ठीक है, ये भी याद रखना, फिन्सबरी सेंट्रल है, इस क्षेत्र से चुने गए थे। लिबरल पार्टी की टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, 1892 में चुने गए। पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे भारत के। कोई इंडियन व्यक्ति ब्रिटिश संसद में, ये तो वही चीज होगी जैसे कि आज के समय अगर कहें तो कोई इंग्लैंड का आदमी और हमारे एरिया से और सांसद बन के और संसद में पहुंच जाए, बड़ी कठिन बात हो गई ना। तो वही चीज उस समय थी। इंडिया का आदमी 1892 में इंग्लैंड में चुनाव में खड़ा होता है और वहां जीत भी जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। द ब्रिटिश रूल इज अ ब्लीडिंग स्ट्रीम ऑफ ब्लड फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। ठीक है, खून का एक दरिया है। ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश नीतियां जो थी उनको खून चूसने वाली कहा। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। खून चूसने वाली प्रतिक्रिया या क्रिया, प्रोसेस। ठीक है, जो ब्रिटिश नीतियां थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनको खून चूसने वाली प्रोसेस कहा था दादा भाई नौरोजी ने।
ठीक है, ये चीज याद रखनी है। खून का एक दरिया बताया, भारतीयों से निकलने वाला खून का दरिया, ब्रिटिश शासन। इन्होंने ब्रिटिश धन निष्कासन जो था, ही टर्म्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द एविल्स ऑफ एविल्स, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट इन्होंने कहा धन निष्कासन को। इन्होंने काफी ज्यादा बड़े स्तर पर विरोध कर लिया था, ठीक है, और ब्रिटिश संसद में भी इस चीज का विरोध कर दिया था। तो फिर ब्रिटिश संसद में इस चीज का दबाव बना, भाई दूसरा बंदा कह रहा है तो उस चीज को जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है ना, जांच करा लो। तो उनकी जांच के लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ जो वो दे रहे थे अपना स्टेटमेंट बार बार, और कई बार दे चुके थे 1895 में जाकर के, क्योंकि 92 में वो चुने जा चुके थे। तो 1895 में जिस समय वो इंग्लैंड में संसद में बैठे थे दादा भाई नौरोजी, तभी जो है संसद के सदस्य थे, तभी वेलबी आयोग जो है वो एक कमीशन बनाया गया, वेलबी कमीशन। तो उसमें 1895 में वेलबी आयोग ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी से धन निष्कासन पर प्रश्न किए थे, ठीक है, कि आप जो धन निष्कासन वाला जो बता रहे हैं उसको हमें समझाइए, ठीक है। तो उस पर धन निष्कासन पर जो प्रश्न किए थे वेलबी आयोग ने किए थे 1895 में दादा भाई नौरोजी से। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा, ठीक है। ब्लीडिंग प्रोसेस, ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। खून चूसने वाली ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है खून चूसने वाली प्रक्रिया जो कहा है वो किसने कहा है, दादा भाई नौरोजी ने कहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। सर सैयद अहमद खान डिड नॉट बिलीव इन दादा भाई नौरोजीज ड्रेन थ्योरी एज ही एज ही थॉट द मुस्लिम कम्युनिटी कुड प्रोग्रेस अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो सिद्धांत था उसमें कभी भी अपना समर्थन नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही जो मुस्लिम समाज है उसका विकास हो सकता है, और ये ब्रिटिश राजभक्त थे तो उनके खिलाफ नहीं ज्यादा बोलते थे, ठीक है। तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला जो सिद्धांत है उसको समर्थन नहीं दिया था सर सैयद अहमद खान ने। द न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका एंड तिलक्स मराठा, मराठा जो चलाया था उन्होंने, मराठा किस लैंग्वेज में था ये याद होना चाहिए, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। अमृत बाजार पत्रिका ये वही था जो कि रातों रात अंग्रेजी में बदल गया था, ठीक है, रातों रात अंग्रेजी में बदल गया था ये अमृत बाजार पत्रिका। तो इन दोनों ने स्ट्रांगली अपोज किया था द ड्रेन ऑफ वेल्थ को, ठीक है, अपोज किया, उसका विरोध किया था धन निष्कासन का। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था कि द इंग्लिश डू नॉट रियलाइज दैट बाय द सर्जरी, ये जो काम वो कर रहे हैं यहाँ से जो जो खींच करके ले जा रहे हैं पैसा, इसी सर्जरी से के परिणाम स्वरूप द पेशेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मिजरेबल स्टेट, शोचनीय दशा में पहुंच गया है। पेशेंट यहाँ पर किसको बताया गया, इंडिया को बताया गया, इंडिया के जो लोग हैं उनको बताया गया, ठीक है। तो वो बड़ी शोचनीय दशा में पहुंच गए थे क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि यहाँ का सारा पैसा इंग्लैंड पहुंचता जा रहा था, यहाँ पर कोई उनको क्या हो रहा था उनको कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि ये शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी जो है वो शोचनीय दशा में पहुंच गया, ये अमृत बाजार पत्रिका ने ये स्टेटमेंट जो है छापा था। नारोजी टर्म्ड नारोजी टर्म्ड द exclusion of Indians from high post as a moral drain, नौरोजी ने उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्त ना करने की जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी उनको नैतिक निकास कहा था, ठीक है। नैतिक निकास भी उन्होंने डिस्क्राइब किया दादा भाई नौरोजी ने। नैतिक निकास कैसे होता, जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है जो कि जिस जो कंपनी की एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, उस पर जो है इंडियन को नहीं बिठाया जाएगा, वहां पर ब्रिटिश ही बैठेगा। जो सिर्फ इंडियंस को तो सिर्फ सैनिक बना दिया, ये मान लो एक तरीके से पल्लेदार बना दिया, भाई तू ये काम कर, वहां से ईंटें उठा इधर रख दे, इधर से ये काम कर उधर से ये काम कर, ठीक है। मैंने कि कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम जो है वो इंडियंस को नहीं दिए जा रहे थे, तो ये उन्होंने नैतिक निकास के रूप में डिस्क्राइब किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भाई कोई भी कितना भी बेचारा पढ़ा लिखा आदमी है उसको भी कोई रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे नहीं दिया जा रहा है काम, ठीक है। तो ये मोरल ड्रेन है। एमजी रानाडे also criticized the drain of wealth in 1872 during a lecture on trade इन पुणे, ठीक है।
पुणे में भारतीय व्यापार पर व्याख्यान देते हुए दादा भाई उसने एम जी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने भी 1872 में धन निष्कासन की आलोचना करी। ठीक है, धन निष्कासन की आलोचना करी और औपचारिक रूप से फिर इन्होंने 1901 में इस चीज को खोला। सर्वप्रथम बजट पर भाषण देते हुए धन निष्कासन का उल्लेख किया 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सर्वप्रथम बजट पर भाषण देते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने ये चीज धन निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख किया था। ठीक है, दादा भाई उसने गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, पहले थे इनसे एम जी रानाडे, फिर इनके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख किया है। इन व्यक्तियों को याद रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत को समर्थन करने वाले या उसकी व्याख्या करने वाले कौन कौन थे। तो पहले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उनके बाद में फिर रानाडे भी जुड़े रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे हैं, आरसी दत्ता भी रहे हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं सारे। इन 1901 इन द सेम ईयर, वही पहले वाले, आरसी दत्ता रॉट इन हिज बुक, इनकी किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का इकोनॉमिक ड्रेन के नाम से जो है डिस्क्रिप्शन वो किया है, डिस्क्राइब किया है इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन। ठीक है, दैट हाफ ऑफ इंडियाज रेवेन्यू वाज ड्रेन्ड आउट एवरी ईयर, कि इंडिया का जो भी रेवेन्यू साल में निकल करके आता है उसमें से आधा रेवेन्यू तो जो है यहाँ से ड्रेन कर दिया जाता है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक ड्रेन इन्होंने डिस्क्राइब किया रमेश चंद्र दत्ता ने, आरसी दत्ता ने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहली पुस्तक है इंडिया में जो इकोनॉमी पर लिखी गई है। आरसी दत्ता डिस्क्राइब्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज अ ब्लीडिंग वाउंड, बहते हुए घाव की तरह, धन के निष्कासन को बहते हुए घाव की तरह बताया है रमेश चंद्र दत्ता ने। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ को खून चूसने वाली प्रोसेस बताया है किसने, दादा भाई नौरोजी ने। और ड्रेन ऑफ वेल्थ को ब्लीडिंग प्रोसेस बताया है किसने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं। His book Economic History of India is considered the first major book on India's economic history। ठीक है, ये याद रखनी है। भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक जो लिखी गई है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता की बुक है। आरसी दत्ता की और भी किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, ये आरसी दत्ता की किताब है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताई थी मैंने। 3 years इन इंग्लैंड, इंडियंस इन द विक्टोरियन एज, द ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडियन, ग्रेट एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, सारी याद कर लेना क्योंकि ये पूछी जाती हैं किताबें। ठीक है, आरसी दत्ता काफी फेमस राइटर है, हिस्टोरियन भी है। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में फिर फाइनली ऑफिशियली रूप से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, सर्वप्रथम धन निष्कासन जो सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है, उसको ऑफिशियल रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। कब, 1896 के अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, रहीमतुल्ला सयानी ने करी थी। रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अच्छा, मैंने दादा भाई नौरोजी बताया, उन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। कौन से 3 अधिवेशन थे वो, अगर याद हो तो याद करो, अगर याद नहीं आए हो तो उसको दोबारा से खोल के और दोबारा देख लो। ठीक है, पहला तो उन्होंने दूसरा ही अधिवेशन जो हुआ था 86 में उसकी करी। दूसरा फिर उन्होंने 1893 में अधिवेशन हुआ था उसकी करी। तीसरा उन्होंने 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, 3 अध्यक्षता करी थी कांग्रेस अधिवेशन की दादा भाई नौरोजी। तो रहमतुल्लाह सयानी वाले अधिवेशन जो था उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो है वो वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, अब जो जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो थ्योरी ये दे रहे थे जो लोग, वो थ्योरी क्या थी, ठीक है, कैसे यहाँ से पैसा जो है वो इंग्लैंड जा रहा था, तो वो कौन सी थ्योरी थी, क्या था कि मतलब हमें कुछ नहीं मिल पा रहा, यहाँ से पैसा जा रहा है उसके बदले में कुछ नहीं मिल पा रहा, तो क्या थ्योरी थी, उसके क्या क्या घटक थे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन क्या क्या है। तो पहला है होम चार्जेस, गृह व्यय भी इसको कहते हैं। ठीक है, गृह व्यय भी कहीं लिखा है, गृह व्यय, होम चार्जेस। ठीक है,
ये सबसे ज्यादा जो ड्रेन होता था पैसे का, ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा जो पैसा जो यहाँ से जाता था, वो एक उसका एक अगर घटक कहें तो वो है होम चार्जेस। सबसे ज्यादा पैसा होम चार्जेस के लिए जाता था। होम चार्जेस क्या थे? भारत की ओर से इंग्लैंड में एक्सपेंसेस incurred by the Secretary of State for India in England on the behalf of India। भारत की ओर से इंग्लैंड में भारत का जो सचिव होता था उसके द्वारा जो खर्च किया जाता था उसको होम चार्जेस में रखा जाता था। ठीक है, भारत की ओर से इंग्लैंड में खर्च कर रहा है भारत की ओर से, लेकिन पैसा वो जो है वो भारत का ही खर्च होता था वहां पर। ठीक है, उसको होम चार्जेस कहते थे। जैसे कि बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 दीज एक्सपेंडिचर, हाँ ये जो एक्सपेंडिचर है ना जो भारत सचिव वहां पर करता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये जैसे 1857 से पहले एस्टिमेट लगाया गया तो भारत की जो औसत आय थी, जो औसत आय यहाँ से होती थी उसका 10% से 13% तक जो खर्चा है वो होम चार्जेस पर हो जाता था। 1921-22 में यही अनुमान जो लगाया गया तो ये जो खर्चा है ये पहुंच जाता है 40% तक। यानी कि इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का जितनी कुल आय होती है उसमें से 40% जो है वो होम चार्जेस पर खर्च हो जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, और उसके बदले में कोई भी पैसा भारत में नहीं आता है। ये हर साल का बजट बता रहे हैं। ठीक है, 21-22 में हर साल का है। तो 40% तक जो रुपया है कमाई का वो विदेश चला जाता है। अब क्या क्या था होम चार्जेस में, क्या क्या था? तो होम चार्जेस में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों के डिविडेंड थे। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी शेयर धारक थे उन सभी को जो प्रॉफिट मिलता था, ठीक है, वो यहीं से जाता था, इंडिया से ही। इंडिया चूंकि इंडिया का ही रेवेन्यू है, इंडिया का ही प्रॉफिट है, वो बाहर चला जाता है, उसमें से कोई भी इंडिया को हिस्सा नहीं मिलने वाला। विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण थे। ठीक है, विदेश से अगर कोई ऋण लिया जाता था तो वो इंडिया के नाम पर लिया जाता था कि इंडिया से जो पैसा कम के आएगा उसमें से ये ऋण जो है वो चुकाया जाएगा। ठीक है, तो वो इंडिया के नाम पर ऋण लिए जाते थे। सिविल और मिलिट्री खर्च होते थे, जैसे कि हमें यहाँ पर एक जो कंपनी थी उसने यहाँ का शासन चलाने के लिए इंडिया में एक मशीनरी जो है चाहिए होती थी। उसको मशीनरी मतलब आदमी चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चाहिए होते हैं जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। ठीक है, तो कंपनी ने काफी ज्यादा जैसे जितने भी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट थी उन पर अंग्रेज थे। वो अंग्रेज आए कहाँ से? इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, तो जितने भी इंग्लैंड से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, एक तो उनको अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी। वो सैलरी इनको कहाँ से मिलेगी? इंडिया से जो पैसा कमाया जा रहा है उसी में से उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, दूसरा अगर वो रिटायर हो जाता था तो उसको फिर घर पर बैठे हुए पेंशन मिलती थी। वो पेंशन कहाँ से मिलेगी? इंडिया से मिलेगी। सेना जो रखते थे अंग्रेज, वो सेना का जो खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा? इंडिया से निकलेगा। लेकिन सेना जो थी उसमें भी काफी इंग्लैंड वाले ऑफिसर्स थे, उनको पैसा मिल रहा था। अब वो यहाँ से पैसा ले लेके अपने घर भेज रहे थे क्योंकि रह रहे थे यहाँ, फैमिली तो वहीं पे थी। तो यहाँ से पैसा लेकर के इंग्लैंड भेजा जा रहा था। उसके बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो यहाँ पे नौकरी कर रहा है, दूसरे का पैसा ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में इंडिया से जो पैसा था वो अंग्रेज इंग्लैंड भेज रहे थे और उसके बदले में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। या तो ये ऐसा करते कि यहाँ पर ये जो पोस्ट थी सिविल और मिलिट्री वाली, यहाँ पर इंडियंस को जो है अपॉइंट करते, तो इंडिया का पैसा जो है वो इंडिया में देखने को मिलता, इंडियन घरों में पहुंचता, इंडियन फैमिलीज में मिलता। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा था। इंग्लैंड में स्टोर की खरीद के लिए यहाँ से जो माल जाता था वहां पर इंग्लैंड में स्टोर वगैरह खरीदे जाते थे माल को स्टोर करने के लिए। वो सारा पैसा जो है वो होम चार्जेस में आता था और उस पर काफी ज्यादा खर्चा होता था। ठीक है, काफी ज्यादा खर्चा होता था उस पर, होम चार्जेस पर। मान लीजिए पूरी इकोनॉमी का 40% होम चार्जेस पर ही खत्म खर्च हो रहा है, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस देखनी होती थी ना उसमें। विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज भी देनी होती थी, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए जैसे पहला जो पैसा कमाया गया वो पैसा यहीं से कमाया गया। ठीक है, इंडिया से ही पैसा कमाया, कमाने के बाद में ब्रिटेन ले गए, ब्रिटेन से वही पैसा हमें ब्याज में दे दिया और उसी ब्याज पर फिर हमें क्या कहते हैं, उसी पैसे पर हमें ब्याज भी देनी है। जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मान लो राजा महाराजाओं ने गिफ्ट वगैरह दे दिए, राजा महाराजाओं ने पैसे भेंट दे दिए। ठीक है, या फिर यहाँ से अच्छा खासा दाम कमा करके इंग्लैंड वाले पैसे वाले हो गए। ठीक है, अब यहीं से पैसा ले गए चुरा करके या फिर हड़प करके, वही पैसा उन्होंने हमको दे दिया। मान लो मेरा 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरा 1 लाख रुपए आप लोगों ने चुरा लिया या आपका 1 लाख मैंने चुरा लिया। ठीक है, अब आप ही का रुपया मैंने चुरा लिया।
ठीक है, आपको पता नहीं है, मतलब आपको बेवकूफ बना के वो पैसा मैंने ले लिया। वही अब पैसा, अब आपको जरूरत है काम करने के लिए, आपको चाहिए यार मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, और मेरे पास जो था वो तो पता नहीं कहाँ गया, तो वही 1 लाख रुपया मैंने आपको वापस दे दिया। अब आपको दे दिया कि तू मुझे 5% की ब्याज देगा। पैसा आप ही का मेरे पास आया, मैंने ही आपको दे दिया, आप पैसे ब्याज ले रहा हूँ, पैसा आप ही का था, आपके पास पहुंच गया, तो वो उसके बदले में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो काफी एक तो ये भी था कि विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज जो है वो इंडिया से जाती थी, हालांकि वो पैसा उन्होंने कैसे कमाया था? इंडिया से ही कमाया था। विदेशी बैंकिंग, बीमा, शिपिंग कंपनियां होती थी जो इंडिया का जो माल है, यहाँ से जो कच्चा माल है उसको वहां विदेश ले जाती थी। ठीक है, तो उसके लिए जो कंपनी यहाँ को पे करती थी, इन कंपनियों को, बीमा कंपनियों को या फिर शिपिंग कंपनियों को जो पेमेंट होता था, वो भी इंडिया के ही रेवेन्यू से दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारे जो है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत आते थे, कि यहाँ से जो पैसा जा रहा है वो सीधा, क्योंकि ये शिपिंग कंपनियां, बीमा कंपनियां, ये विदेशी कंपनियां, ये सब विदेश की थी, फॉरेन कंपनीज थी ये। जो पैसा ये अगर कमाएंगी तो ये सीधा विदेश को जाएगा, इंडिया को कुछ नहीं आएगा। या तो ये था कि भारतीय जहाजों से ले जाते कम से कम, तो भारतीय जहाज जिसका जो भारतीय मालिक होता उसको पैसा मिलता, सारा पैसा विदेश जा रहा था। ठीक है, ये थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। आर्थिक निकास का जो आकलन है वो भी कई सारे लोगों ने लगाया है, जैसे कि जॉर्ज विगनेट ने इसका आकलन लगाया आर्थिक निकास का। ठीक है, बिटवीन 1835 टू 1851, 1835 से 51 तक इसका जो आकलन है अप्रोक्स 4.2 मिलियन एनुअली, पाउंड में। ठीक है, हर साल 42 लाख पाउंड। इसको आप लोग ट्रांसलेट करके देखना जरूर। ठीक है, आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पैसा जो है वो इंडिया से ड्रेन करके और इंग्लैंड ले जाया गया। 42 लाख पाउंड की राशि उस समय, 42 लाख पाउंड की राशि भाई साहब बहुत होती है। ठीक है, ये यहाँ से प्रति वर्ष जो है ये यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, और टोटल कितना ले गए थे? 71 मिलियन इस दौरान, 1835 से लेकर के 51 के बीच में 71.7 मिलियन। मिलियन में बात हो रही है भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इनको लगा लेना गुणा भाग, बहुत पैसा है, दुनिया भर का पैसा इंडिया से ड्रेन करके ले गए। विलियम डिग्बी ने यही जो अनुमान लगाया गया है वो 1901 में अनुमान लगाया कि 1757 से लेकर के, जब कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, तब से लेकर के 1815 तक के बीच की जो कुल निकासी है इंडिया से, वो 500 से लेकर के 1000 मिलियन के बीच में बताई। ठीक है, 1000 मिलियन की बात हो रही है, यानी कि 100 करोड़, 100 करोड़ पाउंड, पैसा नहीं है ये, 100 करोड़ पाउंड की राशि। ठीक है, इंडिया से ले गए। दादा भाई नौरोजी ने यही निकास जो है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल 1865 टू 66 तक, स्टार्टिंग से 1865-66 तक जब इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, यानी कि 1757 से मान लो, स्टार्टिंग से, और इतने तक ये पैसा जो है वो 150 करोड़ पाउंड बताया, 1500 मिलियन, 150 करोड़, 150 करोड़ पाउंड, ये 100 करोड़ है। ठीक है, 150 करोड़ पाउंड बताया दादा भाई नौरोजी ने। यही 10 वर्षों में अगर कहें तो 1883 से 1892 तक का जो पैसा है 10 सालों में निकासी का, वो 359 करोड़ रुपए। ठीक है, ये रुपए में बताई थी, 359 करोड़ रुपए बताई। ठीक है भाई, तो ये दादा भाई नौरोजी ने बताया है, जो अमाउंट है। विलियम डिग्बी ने कितना बताया है? 100 करोड़। ठीक है, 50 से 100 करोड़ के बीच में, पाउंड में, रुपए नहीं है ये, पाउंड में राशि चल रही है। ठीक है, सिर्फ ये है 359 रुपए, 359 करोड़ रुपया सिर्फ 10 साल में यहाँ से ले गए। उस समय के भाई साहब बहुत होते हैं। टीई वाचा की बात करें तो 1901 में इन्होंने भी अपना जो है एस्टीमेट बनाया, पैसा धन निकासी का। तो एवरेज ड्रेन बिटवीन 1860 टू 90, 40 सालों में हर साल इन्होंने बताया कि 30 से 40 करोड़ रुपया इन्होंने पैसे में बताया है, 30 से 40 करोड़ रुपए हर साल जो है वो यहाँ से ड्रेन करके ले जाते थे। ठीक है, इंग्लैंड को चला जाता था। ड्रेन वाला पैसा है ये, जिसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिलने वाला। आरसी दत्ता, औसतन इन्होंने बताया है 22 मिलियन, 22 मिलियन पाउंड, मतलब के 22 लाख, 22 लाख पाउंड जो है वो
अ, हर साल यहाँ से लेकर के ले जाते थे, ड्रेन करके ले जाते थे। आर सी दत्ता के अनुसार 1901 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एस्टिमेट दिया। राष्ट्रीय आय के अनुमान कुछ लगाए थे, जो उनमें जैसे दादा भाई नौरोजी ने लगाया एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो आय का अनुमान लगाया गया। तो प्रति व्यक्ति की आय का अनुमान लगाने वाले पहले राष्ट्रवादी नेता थे कि हर एक आदमी की कितनी इनकम है इंडिया में। तो पहले राष्ट्रवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का जो है वो अनुमान लगाया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम पहली बार किसने लगाई थी? दादा भाई नौरोजी ने लगाई थी। उनके अनुसार 1867 में पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपए पर ईयर थी। एक आदमी पूरी साल में 20 रुपए कमा पाता था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 में। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि एक आदमी पूरी साल में 20 रुपया कमा रहा है, और जो ब्रिटिश कंपनी है वो 10 साल में 359 करोड़ रुपए यहाँ से ले गई। यानी कि एक साल में कितना ले गई होगी? लगभग 35 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम, क्योंकि एक आदमी बेचारा पूरी साल में 20 रुपए कमा पा रहा है। ठीक है, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय जो पर कैपिटा इनकम है वो 30 रुपए प्रति आदमी थी। ठीक है, 30 रुपए पर पर्सन पर ईयर, है ना। 30 रुपए लॉर्ड कर्जन के समय थी। वी के आर बी राव, ये एक फेमस नाम मिलता है, जिन्होंने पहला साइंटिफिक जो है एस्टिमेशन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम जो है वी के आर बी राव के द्वारा किया गया। अकॉर्डिंग टू हिम, per capita income in 1931 to 1932 was 62 rupees पर ईयर। एक आदमी 62 रुपए हर साल प्रति वर्ष जो है वो कमाता है। वी के आर बी राव के अनुसार एक साइंटिफिक अनुमान लगाया गया था 1931-32 में। ठीक है, तो ये था ट्रेन ऑफ वेल्थ। इससे पहले हमने तीनों स्टेजेस समझ ली। ठीक है, जो कि रजनी पामदत्त ने बताई थी इंडिया टुडे में। अब समझते हैं भू राजस्व। अंग्रेजों का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको समझते हैं। कार्नवालिस सेड अबाउट द अर्ली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ क्लाइव एंड वारेन हेस्टिंग्स, 1/3 of Bengal has turned into jungle inhabited only by wild beast। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक तिहाई बंगाल जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं, कार्नवालिस ने कहा। क्योंकि क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की जो नीति थी वो यही थी कि यहाँ से ज्यादा मात्रा में जो है माल ले करके और इंग्लैंड को ले जाना। ठीक है, क्योंकि उस समय यहाँ पर कब्जा हो चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है 1775 से 75 से नहीं, 72 से 85 तक। ठीक है, 1772 से 85 तक। क्लाइव उससे पहले रहा। तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जो है पैसा लेकर के कोई जो है इनके बारे में कोई भी सोचा नहीं। ठीक है, यानी कि इंडियन जो है यहाँ से जो माल उगा रहा है वो कैसे उगा रहा है, कच्चा माल यहाँ से, या फिर बनाता है तो पूरा दिन बेचारा बनाता है, उसको कुछ भी देते नहीं थे। ठीक है, तो किसानों से जो खेती करवाते थे अपने लिए कराते थे। ठीक है, अब किसान खाता है नहीं खाता है बेचारा, कुछ खाने के लिए कितनी खेती हो रही है, क्योंकि सारा उत्पादन के लिए करेंगे तो खाएंगे भी तो कुछ, खाएंगे क्या। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट कार्नवालिस ने दिया था कि एक तिहाई बंगाल जो है वो जंगल में बदल गया है, केवल वंचर ही उसमें रहते हैं, आदमी नहीं रहते। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वर प्रिवेलेंट। कौन से? एक तो है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम, एक महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, 3 सिस्टम जो है वो ब्रिटिश शासन ने लागू किए। स्थायी बंदोबस्त में क्या था? लॉर्ड कार्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द 10 year सेटलमेंट इन 1790। ठीक है, ये 10 साल वाला जो सेटलमेंट है ना, ये जॉन शोर ने दिया था। ठीक है, 10 साल के लिए दिया था, लेकिन इसको परमानेंट कर दिया, इस वजह से जॉन शोर ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इन 1793 विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
कन्वर्टेड इट इनटू द परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इस्तमरारी बंदोबस्त। जॉन शोर ने जो जो दिया था, जो सेटलमेंट दिया था, वो सिर्फ 10 साल के लिए था। 10 ईयर सेटलमेंट था जो जॉन शोर ने दिया था। वो उसके लिए सहमत भी था, लेकिन इसको परमानेंट करने के लिए जॉन शोर सहमत नहीं था, ठीक है। इसको याद रखना है। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर बल दिया, सही है। जॉन शोर सपोर्टेड रिकॉग्नाइजिंग जमींदार्स एज लैंड ओनर्स, while जेम्स ग्रांट अपोज्ड दिस, जेम्स ग्रांट ने इसका इसका विरोध किया, एंड क्रिटिसाइज्ड द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। फाइनली कार्नवालिस, उसका कहना था, क्योंकि जेम्स ग्रांट का क्या कहना था? जेम्स ग्रांट का कहना यह था कि जमींदार जमीन के मालिक क्यों होंगे भाई, जमीन के मालिक तो सरकार होगी ना, सरकार की जमीन है, इससे पहले भी सरकार की जमीन थी, तो अभी भी सरकार की जमीन है, जमींदार मालिक क्यों होंगे? इसका ये मानना था। इसने जमींदारों को मालिक मानने से इनकार कर दिया था। जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था स्थायी बंदोबस्त का, ठीक है। जबकि जॉन शोर का मानना था कि जमींदारों को हम लैंड ओनर मान लेते हैं, ठीक है, जमीन का मालिक मान लेते हैं, और उनके साथ में हम ये डील करेंगे रेवेन्यू वाली, ठीक है। जॉन शोर ने कहा, लेकिन जॉन शोर ने सिर्फ बेचारे ने 10 साल वाले की बात कही थी, ठीक है, ये याद रखना। परमानेंट सेटलमेंट के ये भी विरोध में था। इसने 10 साल वाला जो सेटलमेंट है वो दिया था, ठीक है। 90 में दिया था ये। कार्नवालिस एक्सेप्टेड जॉन सोर्स सजेशन, ठीक है, उन्होंने इसको सजेशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया, और 90 में 10 साल के लिए एक जो सेटलमेंट है वो तय कर दिया गया जमींदारों के साथ, ठीक है। बाद में इसको स्थायी किया गया था, जिसके विरोध में था जॉन सोर, ठीक है, ये भी याद रखना। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद जमींदार्स रिकॉग्नाइजिंग देम एज लैंड ओनर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया, और उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार थे, याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट वाज आल्सो नोन एज जागीरदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, या फिर बिश्वेदारी बंदोबस्त, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं जो कि स्थायी बंदोबस्त के हैं। थ्रू दिस अरेंजमेंट द कंपनी वाज फ्रीड फ्रॉम पीरियडिक सेटलमेंट and zamindars acted as intermediaries. कंपनी ने इस व्यवस्था, इस समय समय पर जो होने वाला बंदोबस्त था कि हर साल तय करो कितना देना है कितना नहीं देना, उससे मुक्ति पाली। एक रेट जो है वो फिक्स कर दी, उतना पैसा जमींदार को देना था सरकार को, ठीक है, एक रेट फिक्स कर दी थी। जमींदार मान लीजिए 1 लाख रुपए तय कर दिया, तो 1 लाख में से 11,000 जमींदार खुद रख सकता था, और बाकी 89,000 जो है वो उसको कंपनी के खजाने में देना होता था। जमींदार मध्यस्थ इंटरमीडियरी के रूप में काम करने लगे थे, ठीक है। इंटरमीडियरी कैसे? कि किसानों से पैसा जमींदार लेगा, लेने के बाद में 11,000 अपने पास रखेगा, यानी कि 11% अपने पास में रखेगा, बाकी 89% वो कंपनी को देगा, ठीक है। जमींदार्स कुड रिटेन 1/11 ऑफ द रेवेन्यू एज देयर शेयर, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा 11%, while the remaining 89% had to be deposited in the company's treasury, ठीक है। ये बात तय करी गई थी, एक स्पेसिफिक अमाउंट तय किया गया था कि इतना पैसा, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, कि हमें कंपनी ने ये चीज कही जमींदार से, हर जमींदार के साथ में व्यवस्था करी गई कि हमें तुम्हारी जागीर से, एक जागीर तुम्हें दे दी, उस जागीर से हमें 1 लाख रुपया सालाना चाहिए, कैसे भी करके वो तू लेकर देगा, ठीक है। उस 1 लाख में से 11,000 तेरे, 89,000 मेरे, ठीक है। अब जमींदार को क्या, इसमें अभी मैं बताऊंगा कि जमींदार को क्या होने लगा कि कंपनी को सिर्फ 89,000 ही तो देना है, उससे इतना तय हुआ है, 1 लाख रुपए यहाँ से तय हुआ है। अब जमींदार उसमें से किसानों पर जोर जबरदस्ती करके अगर 1,20,000 रुपए उगा ले, तो उसको खुद का फायदा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो रेट बढ़ाएगी नहीं, कंपनी ने तो 1 लाख तय कर दिया, कंपनी को 1 लाख ही चाहिए, उसी में से 11,000 तेरे और 89 उनके, कंपनी को सिर्फ 89,000 देने हैं। अगर मैं 1,20,000 उगा लूंगा, किसानों पर जोर जबरदस्ती कर लूंगा थोड़ी बहुत, तो वो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। तो इससे क्या होने लगा, किसानों पर और ज्यादा कड़ाई होने लगी, ज्यादा अत्याचार होने लगे,
रेवेन्यू को लेकर के और ज्यादा वसूली की जाने लगी। ठीक है, कंपनी को तो सिर्फ उतना ही देना होता था, जमींदार जो है वो पैसे वाले होने लगे। ठीक है, अब जब जमींदार पैसे वाले होने लगे तो वो क्या करते थे, फिर ज्यादा पैसा आ गया जमींदारों पर, तो वो क्या करते थे, अपनी जागीर को छोड़ करके और बढ़िया सिटी में रहने लगे, कलकत्ता में रहने लगे, बढ़िया सिटी में रहने लगे। तो फिर उगाही कौन करेगा, उसके लिए एक और बंदा रख दिया। ठीक है, जा भाई तू वहां से उगा ले, मुझे तो 1,20,000 दे दियो, बाकी पैसा तू जो हो सो ले लियो। अब वो क्या सोचेगा, 1,20,000 मुझे जमींदार को देने हैं, तो मैं 1,25,000 क्यों ना ले लूं, 5,000 अपने लिए निकाल लूंगा। तो और छोटे छोटे जमींदार भी बन गए, है ना, एक और वर्ग का उदय हो गया बीच में। तो ऐसे करके एक श्रेणी बनती गई, वो भी पैसे वाला होगा, वो फिर किसी दूसरे को लगा देगा। तो सारा बोझ जो है वो किस पे बढ़ता जा रहा था, किसानों पर बढ़ता जा रहा था, किसान को वो बोझ जो है वो सहना पड़ रहा था। ठीक है, इफ रेवेन्यू वॉज नॉट पेड बाई ड्यू डेट, एक डेट रखी जाती थी रेवेन्यू पे करने की, ठीक है, हर साल, और उस ड्यू डेट तक अगर रेवेन्यू पेड नहीं होता था जमींदार की तरफ से, तो अंडर द सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून एक बनाया गया था, उस कानून के तहत द जमींदारी वाज कॉन्फिस्केटेड एंड ऑक्शन्ड। ठीक है, तो उसकी जो जमींदारी होती थी जमींदार की, वो जब्त कर ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी किसी दूसरे जमींदार को, जमींदार कोई दूसरा बन जाएगा। रीजन यही था कि जमींदार जो है वो अपनी खेती जो उसको दी गई थी, जो किसान उस पर खेती करते थे, उस खेती पर ध्यान नहीं देता था कि यहाँ से ज्यादा उत्पादन हो सके, अच्छी फसल उगाई हो सके। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि यार कल को सरकार का अगर मूड बन देगा तो ये हमेशा परमानेंट तो मेरे लिए है नहीं, कल को सरकार का जो मूड चेंज हो गया तो मुझसे हटा करके किसी दूसरे को दे देगी, मैं इसमें काय को इतना इन्वेस्ट करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा ना कमा लूं यहाँ से कि मुझ पैसे जाए, उससे पहले मैं पैसे वाला हो जाऊं। ठीक है, तो वही सिस्टम होता था। ठीक है, जमींदार बिकेम लैंड ओनर्स एंड पीजेंट्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन देयर मर्सी। ठीक है, जमींदार जो है वो भूमि के मालिक बन गए थे इसमें, और किसान जो है वो उनकी दया पर निर्भर थे, कि जमींदार बेचारा कह दे कि यार चल ठीक है कम ले लियो या कम दे दो इस साल लगान, तो बेचारे वो दया पर किस पर निर्भर थे, जमींदार की दया पर निर्भर थे, क्योंकि जमींदार की खेती थी, जमींदार की ही जो है भूमि थी, जमीन जमींदार की थी। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई तू खेती नहीं करेगा, तू देता कुछ है नहीं है मुझे, किसान से कह रहा है जमींदार कि तू मुझे कुछ देता है नहीं है, जितना मैं मांगता हूँ उतना देता नहीं है, तू हट, तेरी जगह दूसरा किसान रख लूंगा मैं, वो खेती करेगा, क्योंकि मालिक जमींदार है, वो रख सकता है भाई, है ना। तो किसानों पर बेचारा जो किसान होता था वो जमींदार की दया पर हो गया कि साहब मालिक दे दो हमें, आप जैसा कहेंगे उतना आप ले लेना, हमें सिर्फ खाने लायक दे देना, क्योंकि बेचारों पे कोई और काम भी नहीं था, पढ़े लिखे वो थे नहीं। बड़ी दयनीय स्थिति जो है वो किसानों की हो गई थी, उन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ठीक है, जमींदार कभी भी किसान को हटा सकता था कि भाई तू दे ही नहीं रहा उसमें से पूरा मुझे, है ना, कभी भी उन्हें हटा दिया जाता था और अत्यधिक लगान वसूला जाने लगा। जमींदार कहे उतना वसूल रहा था, नहीं देगा उतना तो किसान को हटा देंगे, फिर हटा ही देगा, बेचारा कहाँ से खाएगा पिएगा, कम से कम खाने लायक तो मिले, इसलिए लगा रहता था किसान। बाकी पूरी कमाई जो है वो जमींदार को देने लगा। जमींदार क्या करने लगा कि कंपनी को सिर्फ उसमें से 89,000 देने लगा, बाकी पैसा अपने पास रखने लगा, यानी 89% कंपनी को देता था, बाकी पैसा अपने पास। तो यानी कि जमींदार जो है वो मालिक होने लगे। कंपनी को सिर्फ क्या फायदा था जब कंपनी ने इसको स्थायी बंदोबस्त को लगाया गया, तो इट इंश्योर्ड अ फिक्स एंड परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी को सिर्फ इतना बढ़िया लगा कि ठीक है भाई एक एक रेट तय हो गई, बढ़िया जमींदार है, हमें अपनी मशीनरी नहीं लगानी पड़ेगी रेवेन्यू कलेक्शन में, खुद जो है कलेक्ट करके देगा हमें कैसे भी करके, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास इतना पैसा जो है वो आ जाएगा। कंपनी खुश। कंपनी को ये नहीं पता था कि इसको परमानेंट सेटलमेंट करने से अगर कल को फसल में जो है वृद्धि होती है, फसल वृद्धि होती है, अच्छी खासी फसल होने लगी है, तो कंपनी को तो कम ही पैसा मिलेगा ना, ये चीज कंपनी ने नहीं सोची। ठीक है, और इसके बारे में पीई रॉबर्ट्स ने कहा भी था कि अगर ये सेटलमेंट 20-30 साल के लिए किया होता तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, इस सेटलमेंट के बारे में कहा था पीई रॉबर्ट्स ने। जमींदार वर्ग कंपनी का वफादार वर्ग बन गया, वो तो बनेगा ही क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है, जमींदार को तो वफादार वर्ग बन गया। लागू क्षेत्र कौन से थे परमानेंट सेटलमेंट के, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल में, बिहार, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला क्षेत्र था सिर्फ उसमें, और उत्तरी कर्नाटक में,
साउथ में भी थी, ठीक है, इसको याद रखना। साउथ में सिर्फ कर्नाटक वाले क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक में, नॉर्थन कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त किया गया था, ठीक है, इसको याद रखना। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे था, तो वो नॉर्थन कर्नाटका में था, ठीक है। ये क्षेत्र थे जहां पर स्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था। इट कवर्ड अबाउट 90% ऑफ ब्रिटिश इंडियाज टेरिटरी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का जो कृषि क्षेत्र था उसका 19% जो क्षेत्र है वो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो, सारी चीजें याद करनी है, और ये एरियाज भी याद रखना। 19% स्थायी बंदोबस्त में है, ठीक है। रैयतवाड़ी में 51 है, और 30% है मालवाड़ी में, ठीक है, याद रखने हैं सारे। परिणाम क्या होते हैं स्थायी बंदोबस्त के? इट लेड टू द राइज ऑफ एब्सेंटी लॉर्ड्स, ये मैंने वही बताया आपको, अनुपस्थित भूस्वामियों जो है ये पनप गए। कैसे? क्या भूस्वामी जो जो जमींदार थे वो पैसे वाले होने लगे, तो भूस्वा जो जमींदार होता था वो शहर, बड़े बड़े शहरों में रहने लगे, और दूसरे जमींदार उन्होंने नीचे लगा दिए। वो भी पैसे वाला हो गया बेचारा, उसने दूसरा लगा दिया। तो अब जो जमींदार था, एक्चुअल जमींदार, वो तो मिलता ही नहीं था, वो तो ऊपर रह रहा है भाई कहीं शहर में जाकर के, ठीक है। दूसरे दूसरे नीचे कई सारे छोटे छोटे जमींदार जो है वो पनपने लगे थे, ठीक है। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो है वो उनका राइज होने लगा। Cornwallis believed zamindars would improve their land, but this did not happen. Instead, a long chain of intermediaries developed between peasants and zamindars. ठीक है, किसान, एक जो खेत में बेचारा किसान जो है खेती कर रहा है, खड़ा है बेचारा किसान, उस किसान के बीच में, और एक जो जमींदार हुआ करता था, ठीक है, उस जमींदार के बीच में किसान और जमींदार, और ये है कंपनी, ठीक है। जमींदार को तो बेचारे को कंपनी को सिर्फ 89% देना है। जमींदार ने पहले किसानों से बहुत ज्यादा पैसा वसूला, ठीक है। अब ये चला गया कहाँ? कलकत्ता रहने चला गया। इसने किसी दूसरे को खड़ा कर दिया, तू भाई लाके दे दिए मुझे पैसे। अब ये यहाँ से पैसे ले रहा है, ज्यादा और ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है, और उसमें से अपना शेयर काट करके जितना जमींदार ने मांगा है उतना जमींदार को दे रहा है। जमींदार तो चला ही गया, ये भी धीरे धीरे पैसे वाला हो गया, ये भी निकल लिया। इसने किसी दूसरे को खड़ा कर दिया, भाई तू जा करके और पैसा वसूल कर, उसमें से मुझे मेरा दे दियो बस, और मतलब उसमें से मुझे इतना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना काट के इसको दे देता था, ये अपना काट के फिर जमींदार को दे देता था, और जमींदार अपना शेयर काट करके कंपनी को। तो यानी कि धीरे धीरे एक सीरीज टाइप की बन गई थी मीडियरीज की, बिचौलियों की, जो काफी लंबी सीरीज हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा जो है घाटा नुकसान किसको होता था? किसान को, क्योंकि किसान से ज्यादा पैसा वसूला जाता था, और बीच में खाते 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 जमींदार खाते जाते थे। कंपनी को भी 89% उसको मिल पाता था। 89% मतलब जो तय था उसमें से, ठीक है, यानी कि 1 लाख तय है तो उसमें से सिर्फ 89,000। अगर जमींदार वसूल रहे हैं 2 लाख, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तय कितना हुआ है? 1 लाख, ठीक है। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, इसके बारे में जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे बनारस में इसको जो है सपोर्ट किया था जोनाथन डंकन ने। डंकन ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। और क्योंकि देखो ये लोग क्या चाहते थे, राजा राममोहन रॉय ने भी इसको सपोर्ट किया था। रॉय ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इससे सिचुएशन सुधर सकती है। कैसे? कि जमींदार सिर्फ अपना 11% रखे, ठीक है, कंपनी को सिर्फ अपना 89, यानी 1 लाख रुपए तय हुआ है तो जमींदार अपना रखेगा, कंपनी को 89,000 देगा। बाकी किसान अगर मेहनत करेगा तो किसान ज्यादा उगाएगा, और उसको सिर्फ 1 लाख ही देना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा किसान कमा सकता था, ठीक है। ये इसका प्लस पॉइंट भी था, लेकिन जमींदारों की वजह से ये प्लस पॉइंट नहीं बन सका था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी पीई रॉबर्ट्स वाला मैंने बता ही दिया। वो कहता है कि यदि स्थायी बंदोबस्त केवल 10 या 20 वर्षों के लिए लागू होता तो निश्चय ही ये उत्तरवर्ती त्रुटियों को दूर किया जा सकता था, ठीक है। कैसे? कि अगर 10-20 साल के लिए ये लागू हुआ होता तो
तो फिर जो ये फिक्स अमाउंट था कंपनी का, उसको कंपनी बढ़ा लेती, क्योंकि वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, उसको कंपनी बढ़ा लेती। और जो जमींदार जो ज्यादा पैसा कमा रहे थे, उनका शेयर कम भी कर सकती थी। ठीक है, ये पी रॉबर्ट्स ने स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में। ठीक है भाई, सॉरी। और जो इंडियन जो स्कॉलर्स थे, जैसे कि रॉय हो गए, आरसी दत्ता हो गए, ये इसको क्यों अच्छा बता रहे थे, क्योंकि क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसके जरिए किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है अगर जमींदार चाहे, क्योंकि जमींदार इंडिया का था। लेकिन वही तो चक्कर है, इंडिया वाले ही इंडिया को खावे। ठीक है, तो ये सीरीज बन गई, इतना याद है। रैयतवाड़ी सिस्टम सेकंड है, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि अंग्रेजों ने लागू किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम, इसका जो जन्मदाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम। कैप्टन रीड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1792 इन बारह महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। बारह महल में कैप्टन रीड ने 1792 में सबसे पहले सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब यहाँ पर देखा कि कैसे होगा, कैसा रहता है इसका आउटपुट, तो ये लागू किया। इसके बाद में इसको एक बड़े लेवल पर लागू करने का काम जो है वो 1820 में हुआ। 1820 1820 व्हेन थॉमस मुनरो बिकेम द गवर्नर ऑफ मद्रास। मद्रास के ये गवर्नर बने थॉमस मुनरो। ही एक्सटेंडेड द सिस्टम टू द एंटायर मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, उसने देखा कि यार ये व्यवस्था तो सही है 12 महल में, तो क्यों ना इसको पूरे ही मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करते हैं। तो उसने 1820 में थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो इसको लागू, जो जन्मदाता माने जाते हैं कौन कौन, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। ठीक है, दोनों के नाम याद रखने हैं। फिर बाद में इसको बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे एल्फिंस्टन, जो कि 1819 से 1827 तक के टाइम पीरियड में बम्बई के गवर्नर रहे थे। इन्होंने 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट वॉज अप्लाइड इन मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, इनका एरिया क्या क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम का कहाँ कहाँ प्रचलित था ये, तो ये बेसिकली मद्रास में, बम्बई में, पूर्वी बंगाल में, ठीक है, असम, कुर्ग और सिंध में। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये लागू था रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया का 51% जो भाग है, 51% जो भूक्षेत्र है वो रैयतवाड़ी सिस्टम में था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, पूरा ऐसे याद करना है। स्थायी बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी 51 और महालवाड़ी 30। ठीक है, और एरियाज कौन से थे वो भी याद करते चलना। इसकी की विशेषताएं क्या क्या थी, की फीचर्स क्या थे, कि रैयतवाड़ी देमसेल्फ वर लैंड लॉर्ड्स, लैंड ओनर्स। तो रैयत होगी वो क्या हो गई, ये रैयत माने किसान, तो किसान ही भूमि के स्वामी मान लिए गए इसमें। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट किसानों के साथ किया गया था। रैयत पेड 30% टू 55 ऑफ टोटल प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू टू द कंपनी। ये इसका एक मैं कहूँ तो माइनस पॉइंट था, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया भाई। ये 33 तो दिखाया गया है किसी एक आध जगह पर, बाकी 45% से 55% के बीच में जो है ये रेवेन्यू किसानों से वसूलती थी कंपनी, डायरेक्ट किसानों से। रेवेन्यू वाज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, फिक्स नहीं था कहाँ से कितना लेना है। 55 50 भी ले सकती है, 52 53। ठीक है, कोई फिक्स नहीं था, इतने के बीच में कितना भी ले सकती है। ठीक है, एंड कुड बी रिवाइज्ड एवरी 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, जगह जगह पर जो है अपना अपना सेट था कि कहीं से हमें 40 लेना है, कहाँ से 45 लेना है, तो इसलिए इतने से इतने के बीच में तय किया गया था पूरे एरिया में, फिक्स नहीं था ये। ठीक है, ये इसका एक माइनस पॉइंट था। और रैयत हैड द राइट टू सेल और ट्रांसफर। ठीक है, रैयत को जमीन को बेचने का, जमीन को किसी दूसरे को हस्तांतरित करने का, जमीन को गिरवी रखने का,
गिरवी रखने को क्या कहते हैं यार? मॉर्टगेज। ठीक है। शेयर करने का, ट्रांसफर करने का, और मॉर्टगेज ऑफ लैंड, गिरवी रखने का, ताकि बेचारा पैसा ले करके और खेती कर सके, और खेती करके सरकार को टैक्स दे सके। ठीक है, तो गिरवी रखने का भी अधिकार था। ठीक है, रैयत को ये अधिकार थे। ठीक है। इन दिस सिस्टम द रैयत हु कल्टिवेटेड एंड showed the land was considered its owner provided he paid the land revenue। ठीक है, ये इस प्रथा में इस आधार पर, ये प्रथा इस आधार पर थी कि किसान जिस जमीन को जोतता और बोता था, किसान जिस जमीन को जोतता था बोता था, वही उसका मालिक माना जाता था। ठीक है, बशर्ते वह उस जमीन की मालगुजारी जो है वो देता रहे। ठीक है, वहां का जो लैंड रेवेन्यू जो है वो कंपनी को देता रहे, तो वही उस जमीन का मालिक माना जाएगा। ठीक है, अगर नहीं देगा लैंड रेवेन्यू, तो उसको हटा करके उस जमीन का मालिक कोई दूसरा किसान बना दिया जाएगा, या वो जमीन किसी दूसरे किसान को दे दी जाएगी कंपनी के द्वारा। ये थी रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, बाकी महालवाड़ी सिस्टम आता है। तीन थे ना, एक है महालवाड़ी, लास्ट है महालवाड़ी। द महालवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1819 बाय हॉल्ट मैकेंजी। देखो, इसमें कंफ्यूजन वाले पॉइंट क्या है, आप लोग इसको पढ़ लोगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे, बार बार मैं कहता हूँ, पढ़ के आईज क्लोज करके क्वेश्चन अपने आप से करो और उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, कि जैसे तुम एग्जाम हॉल में ही बैठे हो रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस वहां पर यही होते हैं। वहां पूछा जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था, ऑप्शन होंगे आपके पास में, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, हॉल्ट मैकेंजी और जॉन सोर। तो सारे आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन से के साथ में था, वहीं गड़बड़ हो जाएगी, मुनरो था कि मैकेंजी था, वही दिक्कत हो जाती है। पढ़ा होता है, वे जो दिक्कत होती है वो रिवीजन की वजह से होती है। और ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी थे जो महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे। इन्होंने प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में रखा था इस व्यवस्था का। इट वाज कॉल्ड तालुकदारी। अच्छा, महालवाड़ी जो व्यवस्था है उसी को और नाम कौन से हैं, जैसे कि तालुकादारी इसको बोलते हैं। ठीक है, और मध्य प्रांत में और बरार में इसको मालगुजारी व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था। In this system, the entire village and mahal was considered a land of a unit of land revenue। इस व्यवस्था में संपूर्ण गांव और महाल जो है, महल या महाल, उसको क्या कहा गया, भूमि राजस्व की इकाई माना गया। ठीक है, देखो इसमें क्या था कि इसमें इकाई किसको माना गया, या तो पूरे गांव को, जिस गांव में कोई एक प्रधान या मुखिया नहीं है, तो फिर पूरा गांव के जो घर हैं उनके मेन मेन आदमियों को बुला करके और उनके साथ में पूरी एक पंचायत करी गई कि इस गांव से हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, अब वो आप लोग देखो कैसे देना है। ठीक है, एक तो या तो ये कर लिया गया। दूसरा, या फिर कोई गांव का एक मुखिया होता था, उस मुखिया के साथ में बैठ करके पूरे गांव के लोगों ने के सामने उस मुखिया से ये बात हो जाती थी कि इतना रेवेन्यू हमें इस गांव से देना है। ठीक है, यानी कि पूरे गांव को, महाल को एक इकाई माना गया है, और वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो मुखिया करके और गांव से और कंपनी को देगा। ठीक है, संपूर्ण ग्राम और महल को भू राजस्व की इकाई माना गया है। ठीक है, पूरे गांव के साथ में ये बात होती थी। इसमें मैपिंग भी करी गई, क्योंकि पूरे गांव के साथ है तो गांव गांव की मैपिंग की गई, ये गांव का एरिया इतना, दूसरे गांव का एरिया इतना, तीसरे गांव का एरिया इतना। ठीक है, तो गांव की मैपिंग भी करी गई इसके द्वारा। द विलेजर्स वर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, गांव के लोग जो है वो सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे, क्योंकि पूरे गांव के साथ में वो किया जाता था। The villagers paid revenue at the fixed time fixed by the village headman।
गांव के लोग मुखिया, हर गांव का मुखिया होता था यार। गांव के मुखिया तो यार स्टार्टिंग से ही एंशियंट टाइम से ही होते आए हैं, ठीक है। तो गांव का एक जो मुखिया होता था उसके द्वारा निर्धारित समय पर लगान अदा करने के लिए सभी गांव वाले आते थे, और उस पैसे मुखिया से कंपनी वाले ले जाते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुखिया से बात हुई है, बात पूरे गांव से हुई होती थी, ठीक है। तो अगर अकेले मुखिया से होती तो मुखिया बीच वाला हो जाता, बिचौलिया बन जाता जमींदारों की तरह। पूरे गांव से बात होती थी, मुखिया के पास में जमा कर देते थे और मुखिया कंपनी को दे देता था, ठीक है। बात ये थी। तो ये था महालवाड़ी सिस्टम में। भूमि का स्वामित्व और अधिकार की बात करें तो इन महालवाड़ी द लैंड रिमेन्ड विद द कल्टीवेटर एज अ लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू ऑन टाइम। मालवाड़ी भूमि व्यवस्था में क्या था, स्वामित्व जो है वो किसान के पास तब तक रहता था जब तक वह निर्धारित समय पर लगान अदा करता था, ठीक है। वही रैयत वाला सिस्टम। अगर वो लगान अदा नहीं करेगा तो उस पे से वो सिस्टम जो है हटा करके किसी दूसरे किसान को दे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, और किसान उसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी के पास में पावर है। A cultivator could sell land, but failure to pay revenue on the time could lead to eviction by the village and mahal head, ठीक है। कृषक अपनी भूमि को बेच सकता था, लेकिन समय पर लगान न देने पर ग्राम और महल का जो प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था, उसके द्वारा वो बेदखल किया जा सकता था, ठीक है। लगान मैप्स वर यूज्ड टू डिटरमाइन द रेवेन्यू, ठीक है। लगान निर्धारण के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था में। लागू क्षेत्र की अगर बात करें तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन आगरा एंड पार्ट ऑफ अवध। शुरुआत में, प्रारंभ में ये सर्वप्रथम आगरा में और अवध के कुछ क्षेत्रों में ये लागू करी गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। अप्लाइड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अवध सेंट्रल प्रोविंस, पार्ट ऑफ पंजाब कवरिंग अराउंड 30% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज, ठीक है। कितना क्षेत्रफल लेती थी ये, 30% क्षेत्रफल, 30% एरिया जो है वो ब्रिटिश क्षेत्रफल का इसमें महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कवर किया हुआ था, ठीक है। कौन से उत्तर पश्चिमी प्रांत में, अवध में, मध्य प्रांत में, पंजाब के कुछ हिस्सों में ये लागू थी, ठीक है। इन पंजाब मॉडिफाइड महालवाड़ी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड नॉन एज द विलेज सिस्टम, ठीक है। ग्राम प्रथा के नाम से वो जो है एक संशोधित रूप महालवाड़ी व्यवस्था का पंजाब में लागू किया गया था। इन 1822 रेगुलेशन 7 रिकॉग्नाइज्ड द महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी व्यवस्था को मान्यता दी गई 1822 में रेगुलेशन सिस्टम 7 के द्वारा। लेकिन भूमि कर के लिए भू उपज का 80% निर्धारित किया गया। 1822 में जो महालवाड़ी स्थापित करी थी उसमें भूमि कर का कितना निर्धारित किया गया, 80% तक जो भूमि कर है वो किसान जो है इकट्ठा करके मुखिया को देंगे, मुखिया कंपनी को देगा। 80% तय किया गया। इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, इसके इसमें काफी समस्याएं आई, लोगों ने देना मना किया, कई गांवों ने, महालों ने मना कर दिया। तो ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज विलियम बेंटिंग अमेंडेड इट इन 1833, 1833 में इसको विलियम बेंटिंग ने संशोधित किया और रेगुलेशन 9 जो है वो पारित किया, ठीक है। रेगुलेशन 9 पारित किया विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय मार्टिन बर्ड एंड जेम्स थॉमसन। किस किसने, मार्टिन बर्ड एंड जेम्स थॉमसन, ठीक है। मार्टिन बर्ड ने, जेम्स थॉमसन ने इसको एग्जीक्यूट किया था रेगुलेशन 9 को, जो विलियम बेंटिंग के समय एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। इसी की वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस करे गए। चेंजेस क्या थे कि एक तो इसकी व्यवस्था कर दी गई कि 30 साल के लिए रखा जाएगा भाई, ठीक है। महालवाड़ी जो व्यवस्था करी जा रही है गांव गांव के साथ में, महालों के साथ में, सिर्फ 30 वर्ष के लिए है। उसके बाद में रिन्यू होगी, टैक्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, जो भी चीज होगी 30 साल के बाद होगी। 30 साल तक जो तय है उतना देना है। और गवर्नमेंट शेयर रेवेन्यू, गवर्नमेंट शेयर ऑफ रेवेन्यू इज 66%, ठीक है। ये तय कर लिया गया।
ठीक है। मार्टिन वर्ड और जेम्स थॉमसन ने रेगुलेशन 9 पारित करवाने में इसका एग्जीक्यूशन किया था विलियम बेंटिंग के समय। महलवाड़ी व्यवस्था को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है आपके हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। मार्टिन बर्ड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। मार्टिन बर्ड उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मार्टिन बर्ड, इसको याद रखना है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों का समझा, अंग्रेजों का ट्रेन ऑफ वेल्थ समझा, अंग्रेजों ने जैसे जो अंग्रेजों का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको 3 भागों में बांटा गया, वो हमने समझा। ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं पीवाईक्यूज को देख करके। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम प्रांत में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी। देखो मैंने जो बताया ना आपको, दिक्कत क्या आती है, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी किसने करी, तो हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत करी। ठीक है। जेम्स थॉमसन, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के गवर्नर थे। मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने अंग्रेजी वाली जो शिक्षा थी ना उसके लिए सुझाव दिए थे, थॉमसन प्लान। उसमें क्या कहा था कि जो क्षेत्रीय स्तर पर छोटे लेवल पर जो अंग्रेजी स्कूल है उनको बंद कर दो, छोटे लेवल पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज को प्रमोट करो। ठीक है, ये थॉमसन ने दिया था। मार्टिन बर्ड, इन्होंने रेगुलेशन 9 को एग्जीक्यूट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। यह किसने कहा कि इस दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में, ऐसी दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में विरंजित पड़ी हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, ये विलियम बेंटिंग ने कहा है। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था, तो वो है थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है। ठीक है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाला किसने बताया, अंग्रेजी शासन को या ड्रेन ऑफ वेल्थ को, तो भारत का खून चूसने वाला बताया है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है। आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व, सबसे ज्यादा जो आर्थिक निकास है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है गृह व्यय, होम चार्जेस मुख्य तत्व है। बाकी विदेशी बैंक पूंजी निवेश वगैरह भी होते थे, लेकिन बैंक के द्वारा सबसे ज्यादा निवेश किया जाता था। ठीक है। हाँ, इनमें से क्या भारत भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा या आर्थिक निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो घरेलू व्यय होता था, नागरिक और सैनिक व्यय होता था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश दिया जाता था, ये भी था। नहीं है पूछा है तो बांटो और शासन करो, तो बिल्कुल नहीं है ना धन निकासन में। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटी लाभांश का आश्वासन था, कितना था, जिन्होंने रेलवे में इन्वेस्ट किया था उनको 5% प्रॉफिट का लाभांश दिया गया था। कावजी नानाभाई डावर ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई थी, बॉम्बे में, तारदेव क्षेत्र में, बॉम्बे में लगाई थी। ठीक है। पहले कलकत्ता में फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी 1818 में, जो कि अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। होप आज की क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्प करे। ठीक है। और चीजों को रिवाइज करते चलना। ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास आपकी लेकर के आऊँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बने रहिए हिस्ट्री स्कॉलर यूट्यूब चैनल के साथ। होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, और रिवीजन छोड़ना नहीं है। ठीक है, दिसंबर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लेना है दिसंबर में। थैंक यू सो मच।